Hello, good evening, everybody. So we are doing Dum series decoding UPSC mindset. Prelims एग्जाम 2026 का पास आ गया है. आई होप आपकी प्रेपरेशन सही चल रही होगी. बट ये पक्का है कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया है लेक्चर्स में दम सीरीज के, कि आपकी नॉलेज जो आप एक्वायर कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन आप कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसका एप्लीकेशन जो है वो एफिशिएंट हो और उसके आउटकम और ज़्यादा आए. फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूपीएससी माइंडसेट कि वो क्वेश्चंस कैसे सेट करती है, या क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स कैसे सेट करती है, या उसका पूछने का तरीका क्या है, या वो कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करती है. एंड दीज कैन बी अंडरस्टूड ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड कि उसने पिछले पेपर्स में पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस कैसे पूछे और स्टेटमेंट्स कैसे सेट की, वो स्टेटमेंट कैसे गलत करती है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं. ऐसे तो आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे, आपने किसी कोचिंग की मैगजीन उठाई करंट अफेयर की, उसमें इतना कंटेंट है, बट उसमें से कौन सा कंटेंट एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो आपको फिल्टर करना है. वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए करके नहीं देगा. उनको तो कंटेंट ज्यादा डालना है ताकि वो बाद में दिखा पाए कि भाई हमारे कंटेंट से पेपर आया था. एंड फॉर दैट दे डू नॉट टेक एनी रिस्क. तो वो पूरा का पूरा कंटेंट लोड कर देते हैं उसमें. अगर 100-150 पन्नों की मैगजीन है, उसमें याद करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है. आपने एनवायरमेंट की कोई मैगजीन उठाई या मान लो कोई बुक भी उठाई आपने, तो उसमें स्पीशीज पूरी लिखी होंगी ना भाई. जो भी स्पीशीज वहां पे होती हैं, जो भी स्पीशीज इंडिया में मिलेंगी वो सारी की सारी डाल देंगे उसमें. भाई उसको देख के आपको डर लगता है कि कौन सी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं. फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड पीवाईक्यूज में कौन सी इन्वायरमेंट की स्पीशीज आई हैं. तो उन स्पीशीज को मैं अच्छे से करूंगा और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जाऊंगा. जो नहीं पूछी गई है उनके बाद में ओवरव्यू लूंगा, पर वो मेरे लिए बर्डन नहीं होंगी स्पीशीज. पर जो आ रखी हैं अगर वो दोबारा आ जाए वो गलत नहीं होनी चाहिए. तो इस अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे तो पेपर थोड़ा सिलेबस कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा आपको. नहीं तो फिर आपका सिलेबस हर रोज खुलता रहता है. दो फीलिंग ऑफ क्लोजिंग द सिलेबस नहीं आती है. जब तक तुम सिलेबस को क्लोज नहीं करोगे फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. और बिना कॉन्फिडेंस के पेपर में जाओगे तो फिर आपको अपने आप पे डाउट आएगा, क्या पता मैंने ना पढ़ा हो. और ये आइडिया कि ये चीजें मैंने नहीं पढ़ी हैं या पढ़ी हैं या किसको आती होंगी, ये पीवाईक्यू से पता लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चन स्किप करने वाले थे. नहीं तो जाके पेपर में सोचते हैं कि क्या पता ये मेरे को ना आता हो, तो आप फिर कॉन्फिडेंस अपना लो कर देते हैं और उसका इंपैक्ट बाकी क्वेश्चन पे पड़ता है. आई होप जिसने पहले पेपर दिया होगा, जिसकी कट ऑफ थोड़े नंबर से रही होगी, वो इन सभी सिचुएशन से जूझ रहा होगा. बट तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये जो माइंडसेट सीरीज है इसका पर्पस ये है कि आपकी प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना, ताकि आप सिर्फ कैंडिडेट या एस्पिरेंट की तरह ना देखें, ये भी देखें एग्जामिनर को भी तो क्वेश्चन सेट करने हैं, उसकी भी तो लिमिटेशंस हैं. अगर आप वो भी समझ लेंगे और अपनी नॉलेज के बेसिस पे जाएंगे और लिमिटेशन को समझ के जाएंगे और उसके माइंडसेट को समझ के जाएंगे, तो आपका फिर पेपर करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा. अब आप जाते हैं एज अ एस्पिरेंट ओनली, फिर जाएंगे आप एग्जामिनर को भी समझते हैं, तो फिर देखिए कितना फर्क आता है आपके मार्क्स में. और आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑल्सो कि ये सारी जो माइंडसेट है यूपीएससी का माइंडसेट डिकोड कर रहे हैं, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का. अगर आप उनके मॉक्स दे रहे हैं तो आपके नंबर कम आ रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो जो टेस्ट है वो नॉलेज बेस्ड टेस्ट है, उसमें अगर 60-70 नंबर भी आ रहे हैं तब भी आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है. अगर वहीं 80-90 आ रहे हैं फिर तो अच्छी बात है, पर कम आने पे डिसहार्टन नहीं होना है कि भाई मेरा नहीं होगा प्रीलिम्स. बहुत बच्चों का ऐसा ही होता है, टॉपर से सुनेंगे कि उसके उनके जो टेस्ट सीरीज नंबर कम आते थे पर यूपीएससी में प्रीलिम में आए हैं, बिकॉज उनका यूपीएससी के पूछने का तरीका अलग है. वो बड़े फैक्चुअल पूछते हैं, वो फैक्ट्स को के बेसिस पे खेलते हैं. यूपीएससी लॉजिक के बेसिस पे भी खेलता है. एनालिटिकल भी एस्पेक्ट है यूपीएससी में, कोचिंग में बहुत कम होता है. कोचिंग को आपको पहले बताया था बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं उनके टेस्ट सीरीज में, उनको 50-60 टेस्ट बनाने होते हैं, 5-6 हजार क्वेश्चन बनाने हैं. यूपीएससी को सिर्फ 100 बनाने हैं. तो देखें ना क्वालिटी का तो फर्क हुआ. तो यूपीएससी की क्वालिटी को कोई मैच नहीं कर सकता है. तभी बेस्ट क्या है, पीवाईक्यूज फोकस करें रेदर देन टेस्ट सीरीज करें. टेस्ट सीरीज करने का तरीका है कि आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर लेते हैं, पर नॉलेज का एप्लीकेशन पीवाईक्यू से आएगा. आया समझ में यहां तक? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम कर रहे थे 2021 का पेपर, हमने 69 क्वेश्चन तक कर लिए थे यहां तक लास्ट तक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद 70 और हम आज ये पेपर कंप्लीट कर देंगे पूरा. और इसमें हमने देखा था कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो डॉट बॉल्स होती हैं. तो मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज कि हिस्ट्री के वो वाले एस्पेक्ट करने स्टार्ट कर दें जो कि पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं. उन थीम्स को तो पूरे अच्छे से कर लें. आधा काम तो आपका वही हो गया. हिस्ट्री आधी आपकी तो वही होगी. आधी क्या पूरी होगी. अगर आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ ली पूरी, उसके बाद पीवाईक्यूज के बेसिस पे जाके बैकवर्ड पढ़ लिया, आपका काम खत्म. उससे बाहर अगर कुछ भी आएगा बाकियों को नहीं आता होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके फेवर में होगी. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जो हमारा है अडीनो वायरसेस एंड जो हमारे क्या है रेट्रोवायरस, उस पर पूछा है
कि जो एडिनोवायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स वेयर एज रेट्रोवायरसेस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स। एडिनोवायरसेस एंड रेट्रोवायरसेस। अब मुझे एक चीज बताएं, वर्ड क्या है वेयर एज, तो इसमें चांसेस हैं इसको इंटरचेंज किया हो सकता है। आपको समझ में आ गया, दोनों को कंपेयर करता है तो यूपीएससी इंटरचेंज करता है। कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एन एडिनोवायरस वेयर एज एड्स इज कॉज्ड बाय अ रेट्रोवायरस। भाई कॉमन जो कोल्ड है इज समटाइम कॉज्ड बाय एडिनोवायरस, समटाइम कॉज्ड बाय एडिनोवायरस, तो ये तो सही है। वेयर एज एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। तो आपको इतना तो पता ना कि भाई जो रेट्रोवायरस होते हैं, अगर हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, रेट्रोवायरस आर सिंगल स्ट्रैंडेड जो होते हैं डीएनए होते हैं। आप साइंस की बेसिक्स पढ़ते हैं। और जो एडिनोवायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड। अब ये आपने इतना तो बेसिक्स पढ़ते हैं, जब हम साइंस पढ़ते हैं उसमें पहले पढ़ते होते हैं जीन, जीन के बाद पढ़ते हैं उसके डीएनए आरएनए में डिफरेंस, फिर वायरसेस में आता है। तो ये इंटरचेंज किया हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ ये सही है कि एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, ये सही है, दैट इज सेकंड इज करेक्ट, वन इज इनकरेक्ट। अब इसका इतना तो नॉलेज आपको साइंस के बेसिक्स में होता ही होता है, पर आपको पता लग गया कि हाँ यूपीएससी इंटरचेंज करता है, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएंगे जब आप ऐसा कर रहे होंगे क्वेश्चन। तो जब भी कभी कंपैरिजन देखें तो थोड़ा बहुत तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन नॉलेज के बेसिस पे था, बेसिक साइंसेस के फंडामेंटल जो होते हैं बेसिक साइंस के, वो पहली स्टेटमेंट में है। एंड सेकंड इज बेसिकली कॉमन, की कॉमन कोल्ड समटाइम कॉज्ड बाय, हाँ, और एड्स आपको पता है रेट्रोवायरस कॉज करता है। ये आप 10th में पढ़ते होते हैं जब साइंस पढ़ते हैं, आपको पता भी है एज अ जनरल नॉलेज एस्पेक्ट ऑल्सो। तो इतना टफ क्वेश्चन था नहीं वो। अब नेक्स्ट देखें, वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। अब वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस एज कंपेयर टू अदर लिक्विड। अब भाई अगर आपको साइंस पढ़ी है आपने, जिसका साइंस बैकग्राउंड होगा वो तो निकाल देगा कि ऐसा नहीं है बिकॉज वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा, स्पेसिफिक हीट से डिसोल्यूशन का क्या लिंक है। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, तो हाँ ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन तो बहुत सारे होंगे, वाटर क्या है और सब बहुत सारे ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो इसका कोई लॉजिक थोड़ा ना ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन का। गुड कंडक्टर ऑफ हीट से डिसोल्यूशन कहां से होती है, इसलिए होता है बिकॉज डाईपोलर होता है, और डाईपोलर ही चीज होती है जो किसको इंश्योर करती है, डिसोल्यूशन को। अगर आपने बेसिक साइंसेस में कभी भी पढ़ा हो, जिसने लिया होगा पीसीएम उसको ये पता होगा, पर जिसको नहीं आता, मान लो आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है और आपने नहीं पढ़ी हुई है तो स्किप करते हैं, पर जिसको आता होगा उसको एडवांटेज होगा, पर उसका एडवांटेज कहीं नहीं होगा, कहीं आपका होगा। तो आंसर इसका ए है, बिकॉज इट इज डाईपोलर नेचर। इसमें कुछ है नहीं है, नॉलेज के बेसिस पे है। हाँ अगर आपको साइंस के स्टूडेंट है तो आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं तीनों को, कि ये तो डिसॉल्व की पावर नहीं होती है, इससे कोई स्पेसिफिक हीट से कुछ लेना देना नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट से कुछ लेना देना नहीं है, किसका, डिसोल्यूशन की, उसकी प्रॉपर्टी का। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, ये देखें, विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग हाउ डू सोडियम लैंप्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैंप्स। हाउ डू सोडियम लैंप्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैंप्स। अब भाई एलईडी लैंप्स ये तो पता होगा ना आपको कि क्या है, न्यू इनोवेशन थी, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सोडियम लैंप्स नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर हम बात करें, इनको कंपेयर किया गया है सोडियम उसको लैंप्स को और एलईडी लैंप्स को। कल हमने पढ़ा था ना, एक आया था हमारा पर्मा कल्चर और एक आया था कन्वेंशनल फार्मिंग। वो पर्मा कल्चर कुछ पॉजिटिव चीज थी, कन्वेंशनल फार्मिंग कुछ पुरानी चीज थी, वो नेगेटिव थी। तो अगर हम इसको पॉजिटिव माने एलईडी लैंप्स को, क्योंकि ये न्यू इनोवेशन है, आजकल यूज होता है एलईडी लैंप्स, पुराने लैंप्स यूज नहीं होते हैं, सोडियम लैंप्स, उन्हीं को कंपेयर करना है। पहला देखें, सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज, बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप्स। अब ऑफ कोर्स या तो इंटरचेंज किया होगा या तो सही हुआ। अब एलईडी लैंप्स लाइट को ऐसे 360 डिग्री में नहीं जाने देते, तो मतलब एलईडी के प्रिसाइज हैं। इसमें क्या शो हो रहा है, एलईडीज मोर प्रिसाइज। अगर प्रिसाइज होगी तो एफिशिएंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सोडियम लैंप्स तो हर डायरेक्शन में देते हैं लाइट, तो वो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी ना, तो लाइट की वेस्टेज होगी। तो अगर 360 डिग्री में जाएगी लाइट तो लाइट की वेस्टेज होगी, तभी एलईडी जो एलईडी है वो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। यहाँ पे पॉजिटिव जी लिखी है, वहां पे नेगेटिव जी लिखी है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही। तो आपको ये तो सोचना पड़ेगा ना कि लाइट अगर एक डायरेक्शन में है, 360 डिग्री में नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है, वो एफिशिएंट सोर्स है एलईडी।
as compared to sodium lamps. First is correct. As street lights, sodium lamps have longer lifespan than LED lamps. तो LED लैंप्स को नेगेटिव दिखा रहे हैं, सोडियम को पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो ये तो उल्टा हो गया। पॉजिटिव को पॉजिटिव दिखाना चाहिए, नेगेटिव को नेगेटिव, ये उल्टा है तो ये गलत हो जाएगी। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप्स is almost monochromatic, whereas LED lamps offer significant color advantages in street lighting. तो अच्छी बात है, LED पॉजिटिव चीज है, इसमें भी क्या है, कलर्स की एडवांटेज है, पॉजिटिव चीज है, वहां नेगेटिव के एस्पेक्ट में नेगेटिव चीज है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर ये पता लगा, पहला तो नहीं है, जैसे ही पहला नहीं है इसका मतलब क्या है, 2 या 3। अब हमने देखा 2 और 3 में से एक आंसर है इसका, ये पूछा ना कलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस इन जो ये तीनों में से है। तो पहला चीज क्या है, सॉरी पहली चीज तो सही है ना, बैक जाए, हमने जो लिखा है ऊपर पहली चीज सही है ना, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव दिखाया है और पॉजिटिव को पॉजिटिव दिखाया है, तो पहली सही है, दूसरी गलत थी, तो हमने पहली सही की थी, दूसरी गलत की थी, दूसरी वाला क्रॉस मारा था, पहला सही है और थर्ड सही है, तो आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3। ठीक है, तो पहली सही थी हमारी, दूसरी गलत थी, तीसरी सही थी, तो 1 and 3 इज द आंसर, आंसर इज सी। तो ये जो हमने पॉजिटिव चीज और नेगेटिव चीज का एस्पेक्ट दिया है, अगर इसको अप्लाई करेंगे आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाते, और सभी पेपर्स में ऐसा ही है। अगर आपको एलईडी के बारे में भाई आप जाके नहीं पढ़ेंगे पर थोड़ा बहुत भी सोचेंगे कि भाई एलईडी अगर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो उसके फीचर्स भी पॉजिटिव ही होंगे, उसके नेगेटिव फीचर क्या होंगे। अगर कल को क्वेश्चन है कि एलईडी में इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है और सोडियम लैंप में नहीं होती, तो ऑफ कोर्स एलईडी पॉजिटिव चीज है, उसमें लाइट सेव होती होगी तभी वो इनोवेशन है, और सोडियम वो नहीं होती है, नेगेटिव है। तो कुछ भी स्टेटमेंट बना लें, लॉजिक तो वही चलेगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। एंड दिस टेक्निक एंड दिस पैटर्न इज वेरी वेरी यूजफुल एंड एप्लीकेबल इन यूपीएससी एग्जाम। तो ऐसे छोड़ना नहीं है, कल भी नहीं छोड़ा हमने कन्वेंशनल फार्मिंग वाला और पर्माकल्चर वाला, और आज भी नहीं छोड़ा है ये। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। ये आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखें और पर्माकल्चर वाला को दोबारा देखें जाके। जब ये दोबारा देखेंगे तब आप में ये इंटरनलाइजेशन आएगी। जब आप चीजों को होते हुए देखेंगे तभी आप उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे ना, किसी के बोलने पे नहीं कर पाएंगे। तो जाके पैटर्न्स को मैच करें, तभी कह रहा हूं कि पीवाईक्यूज की ये जो इसको प्रिंट करवा के रख लें टेबल पे और बार बार देखते रहें। एक बार नहीं देखना है, बार बार देखें। जितनी बार देखेंगे उतना पैटर्न आपके माइंड में छपेगा, उतना आपका इंटरनलाइजेशन होगा यूपीएससी के माइंडसेट का। तभी कह रहे हैं, तभी हम ये आपको लाइन अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं, नहीं तो मैं वैसे भी बोल सकता हूं, बिकॉज दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू कि आप पे ट्रस्ट बनेगा इस चीज पे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। द टर्म ACE2 is talked about in the context of, ये 2021 का पेपर है, 21 का पेपर है, और ये टर्म पूछी है, जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, वो तो क्या है IRNSS, ये पढ़ते ना, तो ये तो नहीं है। रेडियो कॉलर फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीजेस। अब इतना आपको समझ में आया कि ACE2 या तो A या C या D है। अगर आपने उस टाइम कोविड था थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता कि कोविड वायरस में कौन सा जीन म्यूटेट हो रहा है, तो ये स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज को लेके था, D इसका आंसर था। ये उस टाइम न्यूज में था, अगर आप आज करेंगे आपको नहीं पता होगा, ये उस टाइम करंट में था। तो करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड क्वेश्चन देखें तो डायरेक्टली बहुत ही कम होते हैं, ये एक है उनमें से जो कि आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा है। ऐसे सारे जीन्स थोड़ा ना याद, ये जो सारे थोड़ा ना ऐसी चीजें याद करेंगे वायरस को लेके। तो उस सेंस में प्योरली करंट अफेयर क्वेश्चन है, जिसने उस साल पढ़ा होगा उसको पता होगा, और उसको करने का कोई तरीका नहीं है। ये भी हो सकता है भाई हमें क्या पता जीन्स हो, ये कोई जीन हो जो इंट्रोड्यूस किया हो जीएम क्रॉप्स में। हाँ, आप ये सोच सकते थे कि जैसे हमने पेपर में सोचा था कि भाई अगर कोई जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में ऐड की होगी तो जीएम प्लांट्स मुझे पता है, चाहे वो जीएम कॉटन हो, चाहे वो जीएम मस्टर्ड हो, ये मैंने पढ़ी हुई है। अगर पढ़ी हुई है वो, और ये जो चीज होगी ये पूछी है, तो ऑफ कोर्स ये ऐसी चीज पूछी होगी। अगर जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है तो इंडिया के होंगे जीएम प्लांट्स। ये तो ना कि दुनिया के कोई प्लांट के बारे में पूछ लेंगे, आपसे क्यों पूछेंगे? जीएम क्रॉप जो इंडिया में चल रही होंगी, जीएम प्लांट्स, उसके बारे में पूछेंगे। और आपको पता है उस जीन, ये जीन मैंने उनमें नहीं पढ़ा है। आप जीएम कॉटन पढ़ते हैं, आप जीएम मस्टर्ड पढ़ते हैं,
आपको पता है उनमें कौन से जीन्स होते हैं, आपको ये पता है कि उसमें हम कहां से लेके आते हैं, बीटी कॉटन, बैसिलस थ्रिंजेनेसिस। तो वो बैसिलस थ्रिंजेनेसिस जो होता है वो होता है बीटी। ये तो आपने कभी नहीं पढ़ा है। मस्टर्ड क्या आपने पढ़े हैं, मस्टर्ड क्या आपने पढ़े हुए हैं। तो आपको जब आपने अपना स्टैटिक पढ़ा हुआ है जीएम कॉटन और जीएम मस्टर्ड, इसका मतलब आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने उसमें ऐसा जीन नहीं पढ़ा है। पर ये पूछ रहे हैं इस क्रॉप प्लांट्स के बारे में, तो ये तो आंसर नहीं होगा, बिकॉज अगर पढ़ा होता तो मुझे आता होता। और ये किसी दूसरे कंट्री के जीन के बारे में कभी नहीं पूछेंगे, बिकॉज एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको जो इंडिया के जीएम प्लांट्स हैं वो पता हो, ये नहीं दुनिया भर के जीएम प्लांट्स पता हो। तो एक्सपेक्टेशन नहीं है ना एग्जामिनर की, ये तो स्टेटमेंट भी नहीं हो सकती है। होती अगर आपने पढ़ा होता जीएम कॉटन और मस्टर्ड में। बचे कौन से, रेडियो कॉलर्स फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग एंड स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीजेस। उनमें से आप पहुंच जाते सी और डी में से, कुछ भी मार्क कराते, ए तो मार्क ना करते, बी ना मार्क करते। ऐसे तो आप कहेंगे क्या पता ये इंडिया का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी हो सकता है, पर आपने पता है ना वो IRNSS है, तो एस टू वहां पे पढ़ा ही नहीं है आपने, तो फिर ये तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना आपको अपनी नॉलेज पे। तो जो चीज आपने पढ़ ली है और आपको लग रहा है कि ये चीज उसमें नहीं थी तो वो नहीं थी, इस चीज पे नहीं छोड़ना है कि शायद उसमें हो मैंने ना पढ़ी हो, वो काम नहीं करना है। तो ना तो ए आंसर है, ना इसका सी आंसर है, ना ए है और ना बी है, सॉरी सी या डी में से एक आंसर है। अब इसमें कुछ मार के आते, अब सी मार आते चाहे डी मार आते, कोई दिक्कत नहीं थी, पर हाँ ए बी से मारते फिर दिक्कत थी। रेडियो कॉलर्स फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, आपको क्या पता एस टू उसके बारे में बात की गई हो या इसके बारे में बात की गई हो, ये आप हो सकते थे। और ये पहले पूछा हुआ है आपने, रेडियो कॉलर जो होते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के लिए, जैसे एक सिस्टम होता है हम स्ट्राइप वाला करते हैं, वो सिस्टम होता है स्ट्राइप्स, वो टाइगर को लेके था उसके नंबर काउंट करने के लिए। अब आपको लगता है क्या पता रेडियो कॉलर भी पूछे हूँ, तो उस सेंस में आप पे जहाँ मर्जी आते सी और डी, कोई भी आंसर लगा सकते थे, पर एटलीस्ट सी और डी में से लगाते ताकि हमारा जो पैटर्न है हम उस प्रोसेस में सही जाएं, 50-50 तो हमारा सही हो। ऐसा ना हो 50-50 में गलत कर रहे हैं, फिर तो काम खराब है। 50-50 में तो आंसर उसी में से होना चाहिए। अगर आप ये कर पाते हैं फिर चीजें क्या हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया वो कहां पहुंचना था, एग्जैक्ट पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, पर आप देख रहे हैं क्योंकि ये न्यूज में था कोविड वायरस को लेकर, इसे आंसर भी क्या है, स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीजेस। तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन देखे ना कि जो ऐसी बहुत ही यूनिक चीज है वो बड़ी कॉमन होनी चाहिए उस टाइम पे, ऐसा नहीं है बहुत ही जाके कोई रिसर्च वाली चीज है ये। एग्जामिनर इसको ऐसे नहीं पूछ रहा कोई रिसर्च हुई थी जो किसी को पता नहीं है, वो पूछ रहा है कॉमन चीज जो न्यूज में थी, अखबार में 5 बार आई थी, 10 बार आई थी, रोज आती थी, तो पूछा है उसने। तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे भी आप क्या मार्क कर सकते हैं। अगर मान लो यहां पहुंच जाते हैं सी और डी और आपको पता होता कि जो एग्जामिनर पूछता है वो चीजें पूछता है जो स्टूडेंट क्या हो, स्टूडेंट को पता हो, मतलब वो अवेयर हो। और अवेयर वाली चीज कौन सी है, रेडियो कॉलर्स अवेयर होना जरूरी है या स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये पता हो स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज, ना कि रेडियो कॉलर। तो आंसर आप डी पे पहुंच जाते। तो सी और डी में से डी पे पहुंचते किस बेसिस पे कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये मानते चलते हैं कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा है, फिर तो आप आंसर पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, आया समझ में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां पे पहुंच पाते हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके इसको माइंडसेट को डिकोड करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 74। बिस्फेनॉल ए इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। आराम से पढ़ें, बिस्फेनॉल ए इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, is a structural key component in the manufacturing of which of the kind of plastics। मतलब बिस्फेनॉल प्लास्टिक में यूज होता है, ये बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, मतलब ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये नहीं होना चाहिए। कौन से वाले प्लास्टिक में यूज होता है, अब देखते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी, पॉलीथाइलिन टेराफथलेट पेट बॉटल्स, पॉलीकार्बोनेट एंड लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। अब मुझे आप ही बताओ इस क्वेश्चन में, हमने पढ़ा है ना पहले पीछे पेट बॉटल्स अच्छी हैं, आजकल पेट बॉटल्स बड़ी यूज हो रही हैं, और पेट बॉटल्स जो होती हैं पॉलीइथाइलिन टेराफथलेट, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में दिखाया जाता है कि इट इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब इनको प्रमोट किया जाता है।
और कोई चीज अगर प्रमोट की जाती है तो वो नेगेटिव एलिमेंट उसमें क्यों होगा, अगर सच में कॉज ऑफ कंसर्न है तो। पीवीसी पाइप्स यूज करते हैं आजकल घर पे, आप सुनते होंगे पीवीसी पाइप्स, वो भी पॉजिटिव चीज है, उसमें ये क्यों होगा? अगर उसमें होता तो पीवीसी पाइप्स को प्रमोट ना किया जाता, उसमें अगर ये होता तो इनको प्रमोट ना किया जाता, तो इनमें ये नहीं होगा, तभी ये प्रमोट की जाती हैं सोसाइटीज में एज टू यूज पेट बॉटल्स एंड पीवीसी पाइप्स। अगर आपको ये भी कॉमन था कि आप सुनते हैं पीवीसी पाइप, बहुत सारी एड्स भी आती हैं, पेट बॉटल्स आप वैसे अवेयर होते हैं कि कौन सी बॉटल लेनी है, हर बॉटल के पीछे लिखा होता है, अगर इतनी भी आपको अंडरस्टैंडिंग थी इसको लेके, तो ये दो तो आंसर नहीं है, या तो पॉलीकार्बोनेट है या लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन है। अब इन दोनों में से कोई भी मार्क करके आते, ए या बी में से, सी और डी में से मार्क ना करते, कुछ भी मार्क कर देते से ए और बी में से। एटलीस्ट आपका 50-50 सही है ना, नीचे वाले में भी आप 50-50 पहुंच गए, उसमें भी आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच गए यूपीएससी के माइंड को डिकोड करके। वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि रेडियो कॉलर के बारे में पता हो या आपको वायरस के बारे में पता हो, जो आजकल न्यूज में चल रहा है टॉपिक, तो ऑफकोर्स वायरस के बारे में। तो जो चीज पूछी है वो एक्सपेक्टेशन से आंसर पे पहुंच जाएंगे। पॉलीकार्बोनेट एंड लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन ये होता है। अब मुझे एक चीज और बता दें, पहले वाला भी एलिमिनेट कर देंगे, पर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो हम पॉलीथीन की बात करते हैं इंडिया में, पॉलीथीन की बात करते हैं, तो इंडिया में सारे पॉलीथीन बैंड नहीं है। आप देखेंगे ना, पॉलीथीन सारे बैंड नहीं है, पर कुछ पॉलीथीन बैंड है। अगर आपने उसमें कभी क्यूरियोसिटी ली होती कि कौन से पॉलीथीन अलाउड है कौन से नहीं, तो वहां से पता लगता कि लो डेंसिटी वाले जो पॉलीथीन हैं वो अलाउड हैं और हाई डेंसिटी वाले पॉलीथीन अलाउड नहीं है। तो उस सेंस में अगर आप लिंक कर पाते हो, आपको समझ में आता है कि हाई डेंसिटी ज्यादा हार्मफुल होती है ना कि लो डेंसिटी वाला, तो ये भी एलिमिनेट कर देते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, पॉलीकार्बोनेट में। मतलब लो डेंसिटी वाली चीज हार्मफुल नहीं है, तो हार्मफुल नहीं है तो उसमें बिस्फेनॉल नहीं होगा। तो आपको बस यही लिंक करना था, बिस्फेनॉल एक नेगेटिव चीज है, इनमें से कौन सी चीज पॉजिटिव है जो प्रमोट की जाती है और कौन सी नहीं की जाती। आपको यह पता कौन सी की जाती है, तो पॉजिटिव वाली पता लगी, कौन सा बच गया, पॉलीकार्बोनेट। आंसर क्या हो गया, पॉलीकार्बोनेट। दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी सॉल्व प्रोवाइडेड यू शुड हैव लिमिटेड नॉलेज, उसका एप्लीकेशन आपको आता हो, रियल लाइफ की एग्जांपल से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको पता भी नहीं है क्या है ये बिस्फेनॉल, बट आप सब कुछ ना पते हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना इज अ क्रिएटिविटी एंड दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आया समझ में यहां तक? एंड दिस हमने यहां पे जो देखा है, अप्लाई दैट थिंग इन अदर क्वेश्चन ऑल्सो। हिम्मत नहीं हारनी है लास्ट तक। अगला देखिए, ट्राइक्लोसान कंसीडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू, मतलब एक और नाम आ गया है। अब हम ये कभी नहीं पढ़ते भाई, ट्राइक्लोसान या बिस्फेनॉल ए कभी नहीं पढ़ते हैं, ये तो बस हम ये देख लेते हैं जब वो कुछ ये जो लिखी हुई है ना लाइनें, अब ये भी लिख सकते थे ये कि ट्राइक्लोसान इज रिलेटेड टू, पूरी कहानी लिखी है आगे, वहां पे भी लिखा है बिस्फेनॉल इज नेगेटिव, डायरेक्टली पूछे थे कहां बिस्फेनॉल कहां पे यूज होता है, पर जो वो लाइन लिखी है ना उस टर्म के साथ, वही आपको आंसर पे लेके जा रही है। तो हमने अभी आपको दिखाया ऊपर वाले में, तो तभी कह रहे थे कि यूपीएससी जब कोई ज्यादा शब्द लिखे तो वहां पे आपको डिटेक्शन इजी हो जाती है। लिख तो ये भी देता बिस्फेनॉल ए, बस काम खत्म, इज यूज्ड इन विच काइंड ऑफ प्लास्टिक, उसे ना इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट, कॉज ऑफ कंसर्न से आप पहुंच गए। अगर पता लग गया ये नेगेटिव है और कौन कौन से यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बचा कौन सा नेगेटिव, ये। तो ये वर्ड ने आपका आंसर निकाल दिया। तो ऑलवेज रीड, तभी कह रहा था इसको सर्कल अंडरलाइन करते रहें। पेपर में हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है, अगर आप वर्ड की इंपॉर्टेंस समझ गए तो आपका आधा काम वैसे ही हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी ऐसा ही कुछ देखते हैं अगर हो पाता है तो अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राइक्लोसान। अब ट्राइक्लोसान की बात करेंगे, आगे का वर्ड लिखे हैं, हमें पता ही नहीं क्या होता है ये। आगे लिखा कंसीडर्ड हार्मफुल, ये भी नेगेटिव है। व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब इसको हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा और लंबे समय तक, इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अगर ट्राइक्लोसान नेगेटिव है, कब है, जब बहुत ज्यादा टाइम के लिए और हाई लेवल पे यूज करते हैं। और इनमें ये जो चीजें हैं यहां पे, इनमें अगर मान लेते हैं ट्राइक्लोसान है, सभी में है मान लेते हैं, पर ये तभी हार्मफुल है जब इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए। अब हम देखते हैं यहां पे कौन सी चीजें लॉन्ग टाइम के लिए यूज होती हैं और कौन सी शॉर्ट टाइम के लिए। पहला है रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स, फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस, फूड प्रिजर्वेटिव्स।
भाई जो फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं या फूड राइपनिंग सब्सटेंसेस हैं, पहले तो इन पे जब यूज करते हैं आप, मान लो ट्राइक्लोसान यूज कर रहे हैं, बहुत कम समय के लिए यूज करेंगे, तो यहां पे टाइम तो बहुत कम यूज होता है ना। प्रिजर्वेटिव्स या फूड राइपनिंग, ये तो ना कि फूड राइपनिंग सब्सटेंस आपने डाला ट्राइक्लोसान और 2 साल डाल दिया, फिर आपने फूड निकाला, वो शॉर्ट टर्म के लिए डालते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म तो है ही नहीं, ना फूड प्रिजर्वेटिव्स ना ही फूड राइपनिंग सब्सटेंसेस। तो ये लॉन्ग टर्म तो नहीं है, और इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म पे है। या तो रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स या टॉयलेटरीज। और आपको साफ पता लग रहा है टॉयलेटरीज क्या होती हैं, आप इसको यूज करते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कोई शैम्पू लेके आए, आप कोई सोप लेके आए, तो आप यूज करेंगे ना उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये तो ना आज की और खत्म। तो लॉन्ग टाइम यूज कहां पे होता है, ना तो ये रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर्स या टॉयलेटरीज, कौन सा लॉन्ग टर्म है ये। तो आंसर क्या है इसका, डी। तो आपने बस यहां से लिखा लिया कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन तीनों में से, चारों में से कौन सा लॉन्ग टर्म है, टॉयलेटरीज। और बाकी ये तो दोनों क्या है, शॉर्ट टर्म ही यूज करते हैं। और रीयूज प्लास्टिक कंटेनर और टॉयलेटरी में सबसे ज्यादा कहां यूज होता है, अगर ट्राइक्लोसान है तो ऑफकोर्स टॉयलेटरी में। तो इस लेवल पे जाके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि तो हिंट दे दिया ना, तभी हार्मफुल है जब ये लॉन्ग टर्म यूज होता है। और कहां कहां पे लॉन्ग टर्म यूज होगा वही हार्मफुल होगा, बाकी शॉर्ट टर्म में वहां तक हार्मफुल नहीं होगा। तो इन कीवर्ड से निकाल लिया आपने। तो एग्जामिनर ने जो ये लिखी है कहानी, इससे आंसर आ जाता है। अब 74 और 75 पेपर में अगर छोड़ के आ रहे हैं, पर आपको ये एप्टीट्यूड या माइंडसेट नहीं है, तो देखें आपको 4 नंबर चले गए, और 4 नंबर से तो गेम पूरी अल्टा पल्टी हो जाती है। अगला देखें 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। आप ये देखें ना, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, लाइट ईयर्स में। क्योंकि जो टाइम है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम, आपको टाइम पता लग गया। मान लो लाइट गई, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है, कुछ भी होती है, आपको क्या पता, ये तो पता है ना, बस स्पीड होती है, उसकी कांस्टेंट होती है। लाइट की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट, लाइट स्पीड इज कांस्टेंट। अब लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, आपने टाइम इंटू मल्टीप्लाई कर, मान लो आपको लगे 10 सेकंड वहां से यहां पहुंचने में, किसी स्पेस में कहीं पे भी, तो आपने मल्टीप्लाई किया किससे, सेकंड से, और ये क्या है, स्पीड। क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर्स में। क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, पीछे क्या है, बस टाइम देखना है। तो डिस्टेंस को आप डायरेक्टली टाइम से लिंक कर पाओगे, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ लाइट, तभी हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, तो इसलिए थोड़ा ना हमें तो डिस्टेंस मेजर करना है। ग्रेविटी डज नॉट चेंज, मैटर ही नहीं करता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मैटर ही नहीं करता है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। तो आंसर क्या है इसका, डी। भाई क्योंकि स्पीड सेम है, तो मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड मैटर ही नहीं करती। क्या क्या मैटर करता है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तभी हम डिस्टेंस कैसे मैटर करते हैं, लाइट, स्पीड की लाइट इनटू ईयर्स, दैट इज टाइम। काम खत्म, सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाना था, लॉजिक लगाते। ये तो मैटर ही नहीं करता है, डिस्टेंस में ना तो ग्रेविटी मैटर करती है, और दोनों में डिस्टेंस मेजर करना है तो नहीं चेंज हो रहा, हमें मेजर कैसे करेंगे। लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, इससे हम क्या करें, स्ट्रेट लाइन में जाती है तो करें तो हम इससे ना कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। यही एडवांटेज हमें देता है लाइट ईयर्स में। यहां तो हमेशा लाइट आएगा, पीछे क्या आ जाएगा, जितना टाइम होगा लाइट ईयर्स। तो हम उसमें कर लेते हैं, क्या आपको पता है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, बस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज लाइट ईयर्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत करने हैं। 76, 75, 74, और इधर हमारा क्या था, 73 पहुंच जाते, इधर 72 पे, और यहाँ 71। साइंस का ये पन्ना 6 क्वेश्चन का था। अब ये जो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 क्वेश्चन में से मान लो आपका एक सही हो रहा है, और होने कितने सही हैं आपके, कम से कम 4 तो सही होने चाहिए इसमें से। अगर ये वाला भी सही होना चाहिए था, ये वाला भी सही होना चाहिए था, 2, ये मान लो आपको नहीं आता, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है, 2 और 2 ये 4, या इनमें से तीनों में से 2, तो 4 तो सही होने चाहिए।
अदरवाइज अगर छोड़ के आ रहे हैं कि मुझे साइंस नहीं आती है, सोचो आप 12 नंबर पीछे चले गए। तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनको डर होता है साइंस से भाई, जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है उनको साइंस से डर लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस उस लेवल की नहीं पूछी जाती, बड़ी बेसिक्स पूछी जाती हैं। लेट्स सपोज आप 10th के लेवल की साइंस पढ़नी है आपको, और 10th के लेवल की साइंस आप 10th में पढ़ते हैं, थोड़ा सा उस पर और वर्क कर लें, क्योंकि ये 12 नंबर जो थे यहाँ पे, इसमें से कम आपके 8 नंबर तो आने चाहिए थे। अगर आप 8 भी लेके आ रहे हैं, 0 लेके आ रहे हैं, तो 8 नंबर पीछे चले गए, एडवांटेज कैसे लेंगे आगे। तो इस चीज पे रोना छोड़ें कि भाई मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, उनको एडवांटेज है मेरे को नहीं है, तो उनको आपको कहीं और एडवांटेज है ह्यूमैनिटीज में, तो आपको साइंस में तो काम, क्योंकि वेटेज तो इक्वली है ना। अगर आपने साइंस पूरी छोड़ दी या उस पर बहुत ही कम क्वेश्चन सही किए, तो आप वैसे ही, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस का फायदा ये है वो सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने बेसिक पढ़े हुए हैं। हिस्ट्री में जितना मर्जी पढ़ लें कोई गारंटी नहीं है, तो वेटेज उसको उतनी ही दे जितना वो डिजर्व करता है, और अगर वो डिजर्व करता है वेटेज, तो फिर उस पर एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे आप। अगला देखते हैं, अब पॉलिटी स्टार्ट हो गई है, और पॉलिटी इस सेट में ए में लास्ट में आई थी। और देखना पॉलिटी में नहीं आपका डॉट बॉल होती, पॉलिटी में सब सही जाएंगे अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो लास्ट में जाते जाते 77 के बाद आपके 30 मान लो 20 क्वेश्चन पड़े हैं, 23 क्वेश्चन पड़े हैं, इसमें 23 में से अगर पॉलिटी होगी 15 क्वेश्चन में 15 से 15 सही होंगे, प्रोवाइडेड आपके लॉजिक्स क्लियर हैं पॉलिटी में, बेसिक क्लियर है आपके उसमें। अब देखिए, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ब्रिटिश मॉडल, कि हमने ब्रिटिश मॉडल के बेसिस पे पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, पर हमारा सिस्टम कैसे डिफर करता है इसको देखना है। अब देखिए, पहले एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ते होते हैं। इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, और ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। वहां जो पार्लियामेंट बोलता है वही सोच होता है। इंडिया का पार्लियामेंट संविधान के दायरे में रह के काम करता है, तो वो सुप्रीम या सॉवरेन नहीं होता है। बिल्कुल दो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पढ़ते हो तो ना, यूएसए में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। उसी के आइडिया के बेस पे ये स्टेटमेंट बनी है। तो इंडिया में पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन, कहीं को लगता होगा इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री बट नॉट पार्लियामेंट इज सॉवरेन, बिकॉज पार्लियामेंट सॉवरेन मतलब क्या है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, पर पार्लियामेंट सब कुछ नहीं कर सकती है, बिकॉज पार्लियामेंट को वही करना होता है जो संविधान के दायरे में होता है। मतलब उसकी पावर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट कि उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं करनी चाहिए। दैट्स व्हाई इंडिया में पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। और ये चीज मार्क करके रख लें, बड़ा स्टार मार्क है, जिसको ये फंडामेंटल नहीं पता है कि इंडिया की पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन और सुप्रीम। अब कल को ये आता है स्टेटमेंट कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन, ये लिख के छोड़ दें तो वो सही है। अगर वो भी गलत कर रहे हैं, मतलब आपने पीवाई को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो पॉलिटी की जो थीम्स हैं वो पकड़ लें, और देखना वो थीम्स बहुत बार रिपीट होती हैं। पॉलिटी की थीम्स का कोर आइडियाज रिपीट होते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला है, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। सिंपल लिखा है कि जो भी संवैधानिक मुद्दों पे हैं, अमेंडमेंट जो है संवैधानिक मुद्दों को लेके हमें डील करनी है कि वो संवैधानिक है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दोज अमेंडमेंट देखनी है, तो जाएगा भी इशू कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। ये संविधान में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, 5+ जजेस, कम से कम एटलीस्ट 5 या 5 से ज्यादा जजेस, 5 और 5 से ज्यादा जजेस, ये संविधान में लिखा हुआ है। और अगर लॉजिक भी लगाते भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिस्कस नहीं करेगी तो कौन सी करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब ही क्या है, जो इशू क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, उसका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए बेंच भी कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। तो लॉजिक भी यही बोलता है, संविधान में लिखा भी यही हुआ है। आंसर इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर इज सी। तो अगर इतना भी सोच लेते कि संविधान इंडिया में सुप्रीम है, अगर संविधान को लेके कुछ होगा तो फिर बेंच भी संवैधानिक ही बैठेगा। संवैधानिक नहीं बैठेगा तो क्या दूसरा बेंच बैठेगा, तो वो बोलना सही है, नहीं वो लॉजिक के अगेंस्ट है। ऐसे सोच लेते तो भी काम हो जाता आपका। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 78। विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आई होप आपको यह पैटर्न समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ में। अगर इफ यू आर नाउ कैन लिंक विद द यूपीएससी माइंडसेट, तो अब आपको वो ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ भाई मैं अपनी नॉलेज को, लिमिटेड नॉलेज को अभी एप्लीकेशन सही तरीके से
कर सकता हूं। अब आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अगला देखिए, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. पहले तो ये कमेटी आ गई फैक्ट, दूसरा ये मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी होने चाहिए, तीसरा वर्ड क्या है, सोली। तीन चीजें आ गई हैं, तीन फैक्ट हैं स्टेटमेंट में। अगला है, इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल was constituted on the recommendation of Administrative Reform Commission 1966 and this was placed under the PM charge। मतलब जो ये बना है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, ये इस ARC की रिकमेंडेशन पे बना है, जो किसके अंदर है, PM के अंदर, और क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल। अब इतना तो पता लग गया, इतने फैक्ट हैं इसमें, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इतने फैक्ट में से एक आधे फैक्ट में तो खेला होगा? बोथ विल नॉट बी करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी करेक्ट अगर मैंने इतने फैक्ट देख लिए। अब कौन सा फैक्ट में खेला है ये बताने के लिए हमें थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा। अब देखें, इन 1970 ये तो यूपीएससी गलत नहीं करता है, ये सही होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल भी क्या है, सही है, क्योंकि उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये इसकी रिकमेंडेशन पे आया था कि नहीं और इसके अंदर है कि नहीं है। तो दो फैक्ट्स हैं, पीएम के अंदर है और क्या, एआरसी की रिकमेंडेशन में बना था। और यहां फैक्ट देखें, कमेटी है, पहले तो बात तो सोली है, दूसरा मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी है। इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। यहां जो ये लिखा है कि एआरसी ने बनाया था, अब भाई एआरसी इंडिया में एक अच्छी चीज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उसको पॉजिटिव रिस्पेक्ट में देखा जाता है। यहां बोल रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल इसने बनाया था, क्या ये ऐसे बोलेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है वो एआरसी नहीं बनाया? एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिस्पेक्ट है गवर्नेंस में। अब उसकी बेइज्जती क्यों करेगा यूपीएससी? उसके अंदर बना होगा तभी उसका नाम लिखा होगा। तो एआरसी की रिस्पेक्ट के लिए उसने ये स्टेटमेंट सेट किया कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एआरसी ने बनाया, और इसमें किसके अंदर है, पीएम के अंदर है। पर एक ही फैक्ट बचा है, कौन सा, पीएम। ये तो हमें पता लग गया कि डिपार्टमेंट बनाया तो इसी ने होगा, तभी ये दिया गया होगा, बिकॉज एआरसी एक अच्छी चीज है गवर्नेंस ऑफ इंडिया में, इसको माना जाता है एआरसी 1 और 2 को। पीएम के अंदर बस एक ही फैक्ट बचा है, अब ऊपर 3 फैक्ट है, तो मैं कौन सा गलत करूंगा? ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे इसके गलत होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। एक तो कमेटी गलत हो सकती है, सोलली गलत हो सकता है, मिनिस्टर और सेक्रेटरी गलत हो सकता है। यहां पे सिर्फ क्या है, अंडर प्राइम मिनिस्टर चार्ज। और आपको पता होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल जो है, ये इसको कौन हेड करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल को। और आपको पता होगा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल जो है, वही जो आपकी जो सिलेक्शन होती हैं यूपीएससी की, वो ये डिपार्टमेंट डील करता है उसको लेके। और ये डिपार्टमेंट जो है, ये मिनिस्ट्री नहीं है, तो ये डायरेक्टली किसके अंदर है, पीएमओ के अंदर भी है। जितेंद्र सिंह है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के जो हेड हैं, मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। अब ये जो ऑफिस है ये डायरेक्टली पीएमओ के अंदर है, ताकि जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑल इंडिया सर्विस या वैसे कोई सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, उनको लेके वो पीएमओ के अंदर होगा या नहीं होगा। आपको ये फैक्ट है एक, और इतने 3 फैक्ट हैं। आपको पता है कि डीओपी में मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो भी हैं वो मिनिस्टर, और ये ऑफिस का पीएमओ में होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज पीएमओ डायरेक्टली कंट्रोल करेगा किनको, इन ऑफिसर्स को। या फिर वो 3 फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको गलत करता, बिकॉज यहाँ 3 फैक्ट हैं या एक फैक्ट है, या ये भी हो सकता है कि दोनों गलत हो। तो या तो क्या है, 1 ओनली है आंसर, या नाइदर 1 और नाइदर 2 है, ये भी हो सकता है कि दोनों गलत हो, क्या पता उसके अंदर ना हो। तो ये आपको रिस्क लेना था, ए और डी में से। आंसर इसका क्या है, ए है। डी भी लगा सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं थी अगर आप ये बोलते कि पीओ में को अंदर नहीं है। पर हाँ, मुझे थोड़ा आइडिया था पेपर में कि डीओपी, जो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये पीएम के अंदर ही आता है। जो जितेंद्र सिंह हैं, उनका डिपार्टमेंट किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, सीधा पीएमओ के अंदर है। तो ये सही था, समझ में आया। पर आपको आंसर ए और डी में से कहीं पे पहुंचना था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं और पहुंच रहे हो तो फिर वो गलती है। हमने फैक्ट्स को देखा ना भाई, फैक्ट्स की
ये सारे फैक्ट्स हैं, पर सभी फैक्ट्स की वैल्यू भी इक्वल नहीं होती है। यहाँ पे 3 फैक्ट्स हैं, इन तीनों की वैल्यू, और यहाँ पे एक फैक्ट है, वो वैल्यू भी तो करेंगे। ऑल फैक्ट्स आर नॉट इक्वल इन विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी एग्जामिनर। उसके लिए कुछ फैक्ट्स क्या हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस वो सिग्निफिकेंस रखते हैं, तो जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं, वो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जो फैक्ट्स वैसे ही इंपॉर्टेंट है इंडिया को लेके, वो सही हैं। तो उस सेंस में हमने ये निकाला। नेक्स्ट इज 79। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 29 क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो वहां प्राइवेसी कहां से आ गई? आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहां प्राइवेसी कैसे आ गई? 15 क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन। यहां प्राइवेसी कैसे आ गई? ये है राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ है ना, लाइफ बिना प्राइवेसी के काहे की लाइफ? तुम्हारी लाइफ पब्लिक होनी चाहिए, तुम्हारी लाइफ पब्लिक होनी चाहिए, मतलब जो कर रहे हो सबको पता होना चाहिए, या कुछ प्राइवेट मैटर्स हैं जो किसी को ना पता हो, तो प्राइवेसी लगेगा ना, लॉजिक भी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही दिया है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में रखा, उसने रखा है भाई, पेपर में आया है। आप कहां सोचते हैं कि भाई नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, 15 आर्टिकल में लिखा है, इससे प्राइवेसी का क्या लेना देना? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्राइवेसी का क्या लेना देना? हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर आप जो बोल रहे हैं और आप अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करना चाहते, अपनी आइडेंटिटी को प्राइवेट रखना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आर्टिकल 19 में भी आ सकता है ये, पर आर्टिकल 21 और 19 में कहां पे आएगा? आर्टिकल 21 डायरेक्टली लिखा था राइट टू लाइफ से, और लाइफ से ज्यादा मतलब चीजें हैं, क्योंकि जब आर्टिकल 19 में आप बोल रहे हैं कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं उसको अपनी आइडेंटिटी को पब्लिक नहीं होने देना चाहता, मैं चाहता हूं प्राइवेट रहे वो। तो आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो कर रहे हैं, ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए कर रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ में बेटर ऑप्शन क्या है? राइट टू लाइफ। तो अगर 21 मार्क कर रहे हैं तो इसमें ब्रॉड है, 19 में बड़ा नैरो है, तो यहां पे भी राइट टू लाइफ हो सकता है, पर वो किसके एस्पेक्ट में है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एस्पेक्ट में। यहां राइट टू लाइफ है, ये सभी एस्पेक्ट्स में है, तो ब्रॉडर कौन सा है? 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 21 में रखा है राइट टू प्राइवेसी को, ना कि आर्टिकल 19 में। तो ये आप, सुप्रीम कोर्ट भी लॉजिक के बेसिस पे रखता है, और लॉजिक आप भी लगा सकते हैं। तो आपने लॉजिक लगाया, आपने बोला 21, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, उसने भी 21 बोला, तो बेटर है ना अपना लॉजिक लगाएं। कि इस ऐसे तो ना याद करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 21, हाँ याद है तो बढ़िया, अगर नहीं भी याद तो सुप्रीम कोर्ट भी लॉजिक पे ही पहुंचती है, आप भी लॉजिक से पहुंच रहे हो, तो उसका काम जो उसने जजमेंट में किया होगा आप यहाँ पे कर रहे हो। तो इतना ट्रस्ट रखें ना, मैं भी सही लॉजिक पे बेसिस पे पहुंचूंगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 80। अब 80 नंबर क्वेश्चन वैसे ही डिलीट कर दिया था यूपीएस ने, क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया। कई बार क्वेश्चन बनाते बनाते गलतियां हो जाती हैं, तो इसमें लैंग्वेज में फ़र्क था, मतलब इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है और इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें प्रॉब्लम थी, तो फिर हिंदी वालों के साथ इनजस्टिस होता, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। ये कहा जाता है, वो बताती तो नहीं है क्यों किया है, पर कर दिया था डिलीट, तो फिर क्या ही करें इस क्वेश्चन को देख के। अगला देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट टू द सिटी is an agreed human right, and the UN Habitat monitors the commitments made by each country in this regard. Each country, human right, UN Habitat. अब इस स्टेटमेंट को देखा तो आपको ये नहीं लग रहा, ये वर्ड क्या है? हम मान लेते हैं ठीक है भाई, राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट, मान लेते हैं ये क्या है? एग्रीड ह्यूमन राइट है। पर ये देखे ना, एंड द यूएन हैबिटेट monitors the commitments made by each country in this regard. By made by each country, each country कौन सी? each country कौन सी? क्या सारी कंट्री? अफगानिस्तान ने भी कमिटमेंट्स की होंगी इसको लेके, केनिया ने भी की होंगी, क्या सारी कंट्री ने कमिटमेंट की होंगी? भाई कुछ लिख देते ना, बाय कंट्रीज दैट आर मेंबर्स ऑफ यूएन हैबिटेट। जब आपको पता ही है ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपने वर्ड क्या डाल दिया यहां पे? ईच कंट्री। जब सही करना होता है
जब सही करना होता है तो आप बड़ा ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके गलत होने के चांसेस बिल्कुल ही जीरो हों। जब आपने पहले ही गलत बना दिया हो तो फिर आप ऐसी स्टेटमेंट यूज करते हैं क्योंकि वो पहले ही गलत है और वो स्टेटमेंट से मतलब ही नहीं बनता। इस स्टेटमेंट से 2 इंटरप्रिटेशन निकल जाएंगी, 3 निकल जाएंगी, तो ये क्वेश्चन डिबेटेबल बन जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट सही हो ही नहीं सकती है क्योंकि पहले ही गलत है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं है। तो ईच कंट्री देखा आपने तो मार दिया क्रॉस। हर कंट्री क्यों कमिटमेंट करेगी? राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। मान लो राइट टू द सिटी तो है ही है, तो गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन द। ये बड़ा जेनरिक है ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन बड़ा फिलोसफिकल है कि पीपल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो हर जगह होनी चाहिए, राइट में भी होनी चाहिए। और रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस, तो बात कर रहे हैं पब्लिक स्पेसेस को कि प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या गलत है? अच्छी बात कर रहे हैं और बड़ी जेनरिक सी बात है, कुछ स्पेसिफिक बात है। पब्लिक पार्टिसिपेशन टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस, बड़ी जेनरिक सी बातें हैं। द राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। अब आपने देखें, आपने पहला काटा स्टेटमेंट, तो क्या है, 3 तो अपने आप ही हो गए, 2 हमने देख लिया है, आंसर क्या आ गया? 2 and 3। आपने देखा राइट टू सिटी मीन्स दैट स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। मान लो आपने स्लम्स में बैठे हैं, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, वो स्टेट की जगह है, लोग वहां पे बैठे हैं, तो उनको भी जो है आपको क्या देनी पड़ेगी? पब्लिक सर्विसेज देनी पड़ेगी, बिकॉज एज अ ह्यूमन राइट एवरी पर्सन शुड गेट दैट राइट्स, चाहे वो अनऑथराइज्ड हो चाहे वो ऑथराइज्ड हो। अनऑथराइज्ड है उसको आप लोगों को उठाएं, उनको वहां पे लीगल उन पे मेजर्स लें, पर जब तक वो वहां पे हैं तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिकॉज जो अनऑथराइज्ड लोग हैं, आप ये देखें बस सिंपल सी, क्या ये बोलेंगे कि जो स्लम्स पे लोग रह रहे हैं उनको आप पब्लिक सर्विस नहीं दोगे? वो तो काम ही खत्म ना। फिर राइट का मतलब क्या है? राइट टू सिटी का मतलब है कि ये ऐसी बातें कर रहा होगा जो प्रैक्टिकल होंगी, तो राइट मतलब उनको भी देंगे जो अनऑथराइज्ड होंगी। अगर आप इसको गलत मानते कि भाई अनऑथराइज को क्यों देनी है, वो तो लीगल ही नहीं है, पर हम लोगों को दे रहे हैं, जब तक वो वहां पे हैं एटलीस्ट उनको बेसिक सर्विसेज तो मिलती रहे एज अ ह्यूमन राइट। उस सेंस में करेक्ट है, पर आपको पता भी नहीं होनी चाहिए थी, तो वैसे ही सही है ऑप्शंस में। अगर 2 सही हो गया है तो आंसर वैसे ही डी आ जाता, लगा के आप डी आते, पर आपको माइंडसेट यहां से पता लग जाता है यूपीएससी का कि ऐसा अच्छा ये है राइट टू सिटी। फिर आप ऊपर जाएंगे और फिर देखेंगे ईच कंट्री तो एग्री नहीं करेगा इसको लेके, क्योंकि कंट्रीज ऐसी चीजों को लेके कि राइट टू सिटी क्या है आपका? ह्यूमन राइट। इंडिया को देख लें भाई, इंडिया राइट टू सिटी को एज अ ह्यूमन राइट मानेगा, और इंडिया में बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, तो वो क्यों साइन करेगा इसको? तो जो भी सारे कंट्रीज इसका, सारी दुनिया की कंट्रीज का पार्ट क्यों होंगी भाई? कोई यूनिवर्सल ट्रीटी थोड़ा है ये, ईच कंट्री लिख दिया आपने। बहुत ही कम ट्रीटी ऐसे हैं जो यूनिवर्सल है, इसमें तो भाई बहुत कंट्री, कुछ कंट्री एग्री करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो ऐसा नहीं है। तो पहला गलत है और ये बाकी सही है। आंसर भी क्या है इसका? डी इज द आंसर। 82 देखें, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है जुडिशियल कस्टडी मींस एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट। हाँ, जुडिशियल मतलब जज मतलब मैजिस्ट्रेट, एंड सच पर्सन इज लॉक्ड अप इन अ पुलिस स्टेशन नॉट जेल। भाई पुलिस स्टेशन पुलिस का होता है, जेल तो फिर जुडिशरी से लिंक है। जेल में कौन भेजती है? जुडिशरी। पुलिस स्टेशन में पुलिस रखती है किसको? एक्यूज को। तो फिर पुलिस स्टेशन में क्यों रहेगा वो कहां पे रहेगा? जेल में रहेगा ना। इंटरचेंज कर दिया, दिस एंड नॉट दिस, दिस बट नॉट दिस। वो स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। भाई ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। पहला पार्ट सही है, दूसरा पार्ट क्या है? गलत। ये इसने इंटरचेंज कर दिया यहां पे, बाकी सही था ऊपर वाला पार्ट। During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of court. भाई जुडिशियल कस्टडी में हो, फिर जज के अंदर हो, मजिस्ट्रेट के अंदर हो, फिर उसको तो पूछना ही पड़ेगा ना पुलिस को। फिर मतलब क्या हुआ उसके अंदर हो, अगर पुलिस ही काम कर पा रही है तो ये सही है, पहला गलत है। आंसर इज बी। सिंपल वर्ड है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशरी के अंदर, और जुडिशियल कस्टडी मतलब जुडिशरी के अंदर, पुलिस कस्टडी पुलिस के अंदर,
पुलिस के अंदर मतलब पुलिस स्टेशन, जुडिशियल कस्टडी मतलब जुडिशरी के अंदर जेल, काम खत्म। इतना लॉजिक था। बड़ा क्या है ये भाई, ये ऐसे लगता है कि जो हमारा वो पेपर आता है ना सी सेट का, और सी सेट में होती है रीजनिंग, तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन था ये, पॉलिटी का तो था ही नहीं, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। पूछ लेंगे कि इफ जुडिशियल कस्टडी विद रिस्पेक्ट टू जज, देन पुलिस कस्टडी विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, एंड पुलिस इज विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा क्या है पुलिस स्टेशन, और जुडिशियल इज विद रिस्पेक्ट टू जेल। ये तो सिंपल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ऑड वन आउट निकालने इसमें से। तो कहने का मतलब ये तो क्वेश्चन ही नहीं है पॉलिटी का, सी साइड का क्वेश्चन है। तो एप्टीट्यूड भी होना चाहिए ना भाई कई जगह पे। तो आप ये ना हिम्मत हारें कि आप सब पढ़ा हुआ आपने, कुछ चीजें एप्टीट्यूड के बेसिस पे भी होती हैं, और ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड के बेसिस पे हो सकता है। 82। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। पॉलिटी में नहीं रुकते हैं क्वेश्चन कोई भी। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, बहुत ही क्वेश्चन कम खत्म होंगे जो आपके गलत होंगे। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में आप मार खा जाएंगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो। तभी तो बोला था कि पॉलिटी और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लें, आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। तो अगला है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such a prisoner because it becomes a matter of right. भाई कोई बंदा जेल में है, प्रिजनर है, उसको पैरोल मिलती है। भाई आपको बहुत बार सुना होगा ना कि कई तो बड़े बड़े लोग हैं उनको पैरोल मिल जाती है, और कुछ लोग हैं जिनको पैरोल नहीं मिलती है। ये सुना होगा आपने कि बड़े बड़े लोग हैं, मान लो कोई फिल्म स्टार्स हैं, उनको तो पैरोल आरानी से मिल जाती है। कोई मान लो कोई लीडर है, रिलीजियस लीडर, उसको मिल जाती है, बाकी आम लोगों को नहीं मिलती है। अगर ये मैटर ऑफ राइट होता तो सभी को मिल जाती ना, फिर ये डिबेट कभी न्यूज़ में क्यों आती कि कई बंदों को जेल में से जाने दिया जाता है बीच में, बाकी को नहीं जाने दिया जाता। अगर मैटर ऑफ राइट होता तो ये सभी को मिल जाता ना, सभी को मिल जाता, पर सभी को नहीं मिलता है ये, पर सभी को ये नहीं मिलता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल आपने सिंपल देखी और उसके बेसिस पे इसको निकालने की कोशिश की। ये तो आप देखते हैं ना कि अमीरों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है, उनको बीच में जो दी जाती है कि जाओ भाई अपने बेटे की शादी अटेंड कर लो, सभी को नहीं मिलता है। और मैटर ऑफ राइट क्यों होगा भाई? अगर कोई बंदा मान लो हार्ड कोर क्रिमिनल है, उसको हम पैरोल क्यों देंगे? मैटर ऑफ राइट क्यों देंगे उसको हम? स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। प्रिजन्स आर अ स्टेट सब्जेक्ट, ये हमें पता है, तो अपने रूल्स बनाएंगे। आंसर इज बी। और दूसरा देखें, अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रिजन रूल बनाती है और प्रिजन रूल से ही पैरोल रूल्स बनते हैं, और सभी स्टेट के अलग अलग क्या होंगे? प्रिजन रूल्स। तो क्या सभी स्टेट में पैरोल मैटर ऑफ राइट होगा? नहीं, सभी स्टेट में अलग अलग होगा। तो ये यूनिफॉर्म कहना तो गलत वैसे ही हो गया है। वन इज वैसे ही करेक्ट अगर टू करेक्ट है तो। सेंटर बनाती तो देखते मैटर ऑफ राइट हो सकता था, तो टू सही है तो वन वैसे ही गलत है। आंसर इज बी, दिस इज क्वेश्चन शुड बी करेक्ट। अगर देखें, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। एक और नाम होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स, या फिर एक क्या, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो ये कौन सा एक्ट है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कौन इंप्लीमेंट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्यों करेगी भाई? इसको तो क्लाइमेट से डील करना है ना, इसको तो एनवायरमेंट को बचाने से डील करना है, फॉरेस्ट को बचाने की बातें करती है ये बात कर रही है फॉरेस्ट राइट्स। फॉरेस्ट राइट्स किसको मिलते हैं? ट्राइबल्स को। तो मिनिस्ट्री भी कौन सी होगी इसमें? ट्राइबल वाली, ना कि एनवायरमेंट वाली। तो इस एक्ट का काम क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गिव राइट्स टू ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स फोकस है या फॉरेस्ट फोकस है? फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल्स फोकस है। तो आंसर भी क्या आएगा? ट्राइबल अफेयर्स। भाई इसमें पंचायती राज क्यों काम करेगी, रूरल डेवलपमेंट क्यों काम करेगी, एनवायरमेंट वाली क्यों काम करेगी, जब इसमें है ही मेन कौन? ट्राइबल्स। तो आंसर है भी क्या इसका? डी। और देखो लास्ट में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स। पहले क्वेश्चन में आपको लगेगा कि नहीं वर्ड फॉरेस्ट आ रहा है, क्या पता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट में हो। नो नो नो, उस मिनिस्ट्री का काम अलग है, ट्राइबल मिनिस्ट्री का काम अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का काम है ट्राइबल राइट्स को प्रमोट करना, और वही इस एक्ट का काम भी है ट्राइबल राइट्स को प्रमोट करना। अब नेक्स्ट देखें 85। देखिए पॉलिटी में क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, तो आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा बता देते हैं कि भाई अगर आपको अपना एग्जाम प्री का क्लियर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो क्या है? दैट इज पॉलिटी एंड इकोनॉमी। पॉलिटी इकोनॉमी में अगर आपकी कमांड है दोनों सब्जेक्ट्स में, तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इस पे इतने माहिर हैं कि आपको बोले मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूंगा
और मैं उसका आंसर निकाल दूंगा, काम खत्म। तो मेरे 30 क्वेश्चन हैं, मेरे 60 नंबर कहीं नहीं गए, एक आधी सिली मिस्टेक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 55 मार्क्स मेरे कहीं नहीं गए। तो आपका प्री कौन रोक देगा? और पॉलिटी इकोनॉमी में पॉसिबल है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, और करंट अफेयर पॉलिटी इकोनॉमी के बिल्कुल ही स्टैटिक से लिंक होते हैं, पॉलिटी में तो बिल्कुल ही होते हैं, इकोनॉमिक्स में थोड़े बहुत लगे होते हैं। आपने ये सब्जेक्ट को टाइम दिया, अपनी वेटेज दी तैयारी की, तो अगर आपको कट ऑफ, आपके 60 नंबर यहां से आ रहे हैं, आपको नंबर कितने चाहिए? 110, मतलब आपके आधे से ज्यादा नंबर ये लेके आ रहा है, तो टाइम भी कितना दोगे इनको अपनी तैयारी में? 40%। तो वेटेज भी वैसी होगी ना जितनी रिक्वायरमेंट है, पर ये होता नहीं। आप देखेंगे करंट अफेयर को 40% वेटेज दे रहे हैं, पॉलिटी इकोनॉमी को 20% दे रहे हैं, चाहिए उसको 40%। तो ना तो पॉलिटी इकोनॉमी हुई, करंट अफेयर को ज्यादा दे दी, नंबर आए नहीं। तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए भाई। दिस एग्जाम इज वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव इन एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न। ये आपको लगता होगा कि बहुत सारी चीजें हौच पौच हो जाती हैं, पर चीजें बड़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से की जाती हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जा सकती है इसमें। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बनना पड़ेगा भाई। आप जब आईएएस बन भी जाएंगे तब भी आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी करने के लिए। अब प्रायोरिटाइज आपको करनी है कि किसको कितना वेटेज देना है। अगर सभी को वैसे ही रैंडम वेटेज देते रहेंगे तो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। जस्टिस सिंपली मींस राइट थिंग एट अ राइट प्लेस एट राइट टाइम। If you can do that, it means you are doing justice to things. By giving equal weightage to all the things at all the times, that is not justice. तो ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी आपको। आई होप यू कैन रिलेट टू दैट। बी वेरी ऑब्जेक्टिव। टॉपर्स में एक क्वालिटी होती है, वो चीजों को एनालाइज करके स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं। उनकी तैयारी भी ऐसे नहीं, उनको सब कुछ आता है, पर उनको जो आता है उसकी वेटेज ज्यादा है। दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। इफ एथिक्स इन मेंस इज इंपॉर्टेंट तो वो एथिक्स को टाइम देते हैं। ऐसा नहीं कि एथिक्स को उन्होंने 15 दिन में कर दिया, बिकॉज एथिक्स में यू कैन स्कोर 130 140, इतने आप मिला के GS3 और GS2 मिलाएंगे तो उसमें नंबर आएंगे आपके कितने? 210 15 20 दोनों को मिला के। वहां एक अकेले में 140 आ रहे हैं। तो देखें ना किसका वेटेज ज्यादा है कि नंबर में, उसके हिसाब से उसको टाइम दें। एसए का अपना इंपॉर्टेंस है, जितने एसए में मार्क्स ले सकते हैं उतने आप कभी GS3 में नहीं ले पाएंगे, GS1 में नहीं ले पाएंगे। तो पर एसए आप पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, नंबर उससे भी ज्यादा आते हैं GS1 से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वेटेज देनी पड़ेगी ना सही तरीके से। इफ यू कैन डू दैट, दैट मींस यू आर डूइंग जस्टिस विद द प्रिपरेशन। वही तरीका आपको अप्लाई करना है इसमें। अब देखें 85, अ लेजिस्लेशन which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution? मतलब कौन सी पावर दे रही है? अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड पावर विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मतलब लॉ को तुम अनकंट्रोल्ड और अनगाइडेड तरीके से इंप्लीमेंट कर दो। मतलब इसका मतलब क्या है? वर्ड क्या है? आर्बिट्रेरी। मतलब यू आर गिविंग द पावर टू द एग्जीक्यूटिव रैंडमली, दैट इज आर्बिट्रेरी। इट मींस इट इज अ सिस्टम लाइक दैट ऑफ किंग, जो मिडिवल टाइम्स का था। इफ द थिंग्स आर अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड, द पावर विल बिकम अथॉरिटेरियन या आर्बिट्रेरी। विच ऑफ द आर्टिकल विल बी वायलेटेड बाय दिस? आर्टिकल 44 सेज यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब है इसका कुछ। आर्टिकल 32 सेज कि आपका जो रिट पिटीशंस हैं, कहां जा सकते हो आप? रिट पिटीशंस फाइल कर सकते हो। आर्टिकल 28 सेज, ये प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म को लेके, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके। ना तो 28 आर्टिकल है ना 44। यहां पे रिट्स लिखी है, यहां पे क्या लिखा है? रूल ऑफ लॉ। भाई आर्टिकल 32 में लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे इन्फोर्स कर सकते हो। तो अगर आपने किसी एग्जीक्यूटिव को अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड पावर दे दी डिस्क्रिशनरी लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो कौन सा आर्टिकल वायलेट करता है? आर्टिकल 32 क्या है? रिट फाइल कर सकते हो आप। तो क्या ये आपको रिट फाइल करने से रोक रहा है? नहीं, ये कर रहा है रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है, बिकॉज लॉ क्या बन गया है? आर्बिट्रेरी। तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, दैट्स व्हाई आंसर इज ए, बिकॉज आर्टिकल 14 के अंदर क्या है कि चीजें लॉ के हिसाब से होनी चाहिए, रैंडम तरीके से नहीं होनी चाहिए। यही पढ़ते होते हैं। आर्टिकल 14 हैज एन एलिमेंट which is rule of law, which is implicitly mentioned in the article 14. आर्टिकल 14 में implicitly, indirectly mentioned है कि वहां पे रूल ऑफ लॉ है, चीजें लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ को आपको रैंडम तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करना है, आर्बिट्रेरी तरीके से
इंप्लीमेंट नहीं करना है, इसलिए आर्टिकल 14 की प्रिंसिपल वॉयलेट होता है इफ यू आर गिविंग ड्रैकोनियन या अथॉरिटेरियन या आर्बिट्ररी पावर्स विदाउट एनी चेक, फिर लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। आंसर इज 14। 32 इसलिए नहीं है, 32 में बोला रिट्स इंप्लीमेंट जाके कर सकते हो फाइल आप। ये ऐसा करने से रिट्स तो वॉयलेट की नहीं है, रिट्स तो आप अब भी फाइल क्या कर सकते हो, जाके कोर्ट में जा सकते हो, अपनी रिट फाइल कर सकते हो। तो आर्टिकल 32 में रिट्स के बारे में लिखा है और रिट्स आप आज भी फाइल कर सकते हो, बस आपने उस अथॉरिटी को आर्बिट्ररी पावर दे दी जो कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट। ये क्वेश्चन गलत हो रहा है अगर आपका, इसका मतलब सिंपल है कि आपके पॉलिटी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो पॉलिटी के फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग नहीं है, वो आपको स्ट्रांग करने पड़ेंगे। तो दिस स्टेटमेंट, द क्वेश्चन इज, आंसर इज ए। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 86। देखिए पॉलिटी में क्वेश्चन कोई नहीं रुकेगा अगर आपकी लॉजिक स्ट्रांग है। ये देखें, अब अगर आप 86 गलत कर रहे हैं तो अपनी फिर भाई 86 आपको ना चीजें याद नहीं करनी है, पॉलिटी समझी जाती है, कुछ फैक्ट्स हैं वो याद होते हैं, पर क्वेश्चन देख रहे हैं किसने लॉजिकल है, एनालिटिकल है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इंडिया इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। पहला है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। भाई मुझे एक चीज बताएं, जो चीज फेडरल है, फेडरल में हम पढ़ते हैं ना, फेडरल में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेडरल में पावर्स की डिविजन कहां पे लिखी होगी, संविधान में लिखी होगी। संविधान रिटन होना जरूरी है, और जब संविधान रिटन होगा, ये संविधान एक एग्रीमेंट है, कल को एग्रीमेंट में डिस्प्यूट आता है तो कौन सॉल्व करेगा, जुडिशरी। तो वो भी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, की वो अनबायस्ड तरीके से काम करे। ये तो बहुत जरूरी है अगर फेडरल है। अगर फेडरल है तो डिस्प्यूट्स आएंगे यूनियन और स्टेट्स में से, और उसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी फिर क्या होगा, आपका जो एग्रीमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, फिर वैसे ही फेडरलिज्म आपका नहीं है। तो ये तो एसेंशियल फीचर होता ही है। आंसर तो ए ही हो गया, क्योंकि एक ही आंसर है, बाकी कैसा नहीं है देख लेते हैं। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ये तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, फेडरल थोड़ा ना ये। द यूनियन कैबिनेट कैन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज। हाँ तो कर लो, इससे फेडरलिज्म कहाँ है। फेडरलिज्म होता है कि यूनियन और स्टेट की पावर्स में डिवाइड, स्टेट का बंदा तुम कैबिनेट में लेके आ रहे हो, लेके आओ, वो क्या, वो स्टेट की बात थोड़ा ना रखेगा सेंटर में, वो तो अपनी भी रख सकता है, वो तो पार्टी लाइन भी ले सकता है, तो वो थोड़ा ना गारंटी है। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट्स तो स्टेट और जो हमारा सिटीजन है उसके बीच में होती है। स्टेट मतलब यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में थोड़ा कुछ होता है, स्टेट और सिटीजन के बीच में होता है। तो ये भी नहीं है ना, ये है ना ये है। आंसर इज ए, सिंपल लॉजिक। और भी फीचर होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल जो हमारी गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती हैं, आपका जो जो सेकंड हाउस होता है राज्यसभा, बाइकैमरलिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देयर आर सम एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जो पढ़ते होते हैं आप लक्ष्मीकांत में भी या वैसे भी। पर लॉजिक तो हमेशा याद रखेंगे ना, रट्टे थोड़ा लगाने आपको फेडरलिज्म के। Which one of the following best defines the state? स्टेट क्या होती है। अब हम स्टेटमेंट के बेसिस पे करते हैं इसको कि स्टेट क्या होती है। ऐसे तो हमें पता ही है स्टेट क्या होती है, अगर नॉलेज के बेसिस पे करना है। हम देखते हैं यूपीएससी कैसे खेल रहा है। अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। इंडिया स्टेट है, इंडिया इज अ स्टेट। क्या इंडिया इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस, वो परमानेंटली वहां पे रह रहे हैं डिफाइंड टेरिटरी में, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो इंडिया अगर स्टेट है तो ये भी स्टेट की डेफिनेशन होगी। अगर इंडिया एक स्टेट है और ये सारे फीचर इंडिया के हैं तो ये स्टेट होने के चांसेस क्या हैं, मैच कर रही है ना इंडियन स्टेट के फीचर से। आपने इंडिया स्टेट मानी, इंडिया स्टेट के फीचर्स देखी और देखा ये मैच कर रहे हैं तो ये तो हो गया। पर आगे बढ़ते हैं, क्या पता कोई और फीचर हो जो यहाँ पे ना लिखा हो पर वो इंडिया का फीचर हो, पर हमें तो स्टेट की डेफिनेशन बतानी है। तो देखते हैं क्या पता कोई और फीचर हो जो स्टेट की डेफिनेशन में आ रहा हो। पर हाँ, ये जो लिखा है ये सत्य है। अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस।
अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ अ डिफिनिट टेरिटरी। भाई कोई स्टेट होती है, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? वो क्या होनी चाहिए? इंडिया स्टेट है बिकॉज इंडिया इज अ सॉवरन। पहले ब्रिटिश इंडिया था, अब हम इंडियन स्टेट हैं। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि वी आर अ सॉवरन। तो यहां पे कोई सॉवरन वर्ड आ रहा है? ये बता रहे हैं कि स्टेट कैसे काम करती है, क्या काम करती है, किसके लिए काम करती है। उसका मेन फीचर सॉवरन आ रहा है इसमें, और इंडियन स्टेट है, उसमें सॉवरेनिटी तो होनी चाहिए। A number of persons who have been living in a definite territory for a long period of time with their own culture, tradition, government। यहां पे सॉवरेनिटी आ रही है? नहीं आ रही है। भाई आप इतना ही समझ जाओ कि इंडिया कोई स्टेट है तो स्टेट में एक एलिमेंट पक्का है सॉवरन। बिना सॉवरेनिटी के स्टेट नहीं बनती है। फिर तो ब्रिटिश इंडिया होता, उस टाइम हम स्टेट नहीं थे। A society permanently living in a definite territory with a central authority and executive responsible to central authority, independent judiciary। यहां पे सॉवरेनिटी नहीं आ रही है। तो स्टेट का मतलब ये होता है कि एक लोग एक टेरिटरी में रह रहे हैं, उनको चलाने के लिए गवर्नमेंट है, और वो आपस में क्या है, सारे बाहर से डिपेंडेंट नहीं है और खुद में क्या है, सॉवरन है। यही है पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, एंड ये चार चीजें ही स्टेट बनाती हैं। बाकी चीजें तो स्टेट का काम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेडरल, पार्लियामेंट्री, कहीं पे हो सकता है, कहीं पे नहीं होगा। वो स्टेट की टाइप है, वो स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टेट क्या है? वो चार फीचर ही है, वो ए में लिखा हुआ है। तो आपको अगर समझ में आया कि सॉवरेनिटी के बिना तो स्टेट है ही नहीं है, मतलब विदाउट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, इसके बिना तो स्टेट स्टेट होती नहीं है। वो तो फिर क्या बन जाती है? डोमिनियन बन जाती है। यहां क्या बन जाती है? वो किसी के अधीन हो जाएगी, स्वतंत्र नहीं होगी। स्टेट हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। बिना इंडिपेंडेंस के स्टेट का मतलब क्या है? तो वैसे ही हो जाता, कुछ नहीं है। तो थोड़ा लॉजिक एंड तक हिम्मत ना हारें। बस ये नहीं है कि मेरे को याद नहीं है स्टेट की डेफिनेशन। जितनी याद है प्लस लॉजिक, काम खत्म। सिर्फ याद और नॉलेज के बेसिस पे काम नहीं करना है आपको। नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 2-3 मिनट्स, फिर हम आगे 88 से स्टार्ट करते हैं। आपको कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट 1 मिनट ब्रेक, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। किसी को डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि भाई ये चीजें हैं, ये इशू है। आपको समझ में अब तो आ रहा होगा ना भाई कि हम जो डिकोड कर रहे हैं ये चीजें, इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, जिसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये जो चीजें हम कर रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। अब आपको ट्रस्ट भी बन रहा होगा कि हाँ भाई मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, आई कैन अप्लाई दैट लिमिटेड नॉलेज। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन क्या है? एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by Chief Justice of India with prior permission of the President of India। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बुला सकते हैं बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई इसमें गलत क्या है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, हमें उसकी हेल्प चाहिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में, क्या सीजीआई बुला सकता है? किससे पूछ के? प्रेसिडेंट से पूछ के। सीजीआई होता है जो सुप्रीम कोर्ट को चलाता है, उसको चलाने के लिए रिटायर्ड जज की हेल्प चाहिए। और जज को अपॉइंट कौन करते होते हैं? प्रेसिडेंट। उससे हमने पहले प्रायर परमिशन ले ली, तो क्या वो आ सकता है? सारी स्टेटमेंट ही इतनी लॉजिकल है, इतने वो भी चीज काउंट कर ली कि प्रेसिडेंट करता है जुडिशरी को अपॉइंट, तो प्रेसिडेंट से पहले परमिशन ले ली। सीजीआई को सुप्रीम कोर्ट चलाना होता है, कई बार उसको रिटायर्ड जज की हेल्प चाहिए होती है, तो बुला लिया। कैन डू दैट, कैन बी कॉल्ड बैक। रिटायर्ड जज को दोबारा जज बुलाना है, तो क्या दिक्कत क्या है? लॉजिक तो ये बोलता है ना कि भाई जज की हेल्प चाहिए। और ये पढ़ते भी होते हैं कि आप पढ़ते होते हैं ना कि रिटायर्ड जजेस, एड हॉक जजेस। तो आपको इतना आइडिया था, मान लो कि हाँ जजेस को दोबारा बुलाया जा सकता है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। रिटायर्ड जजेस, एड हॉक जजेस और एक्टिंग जजेस, इतना था। तो बाकी चीज लॉजिकल है, करेक्ट।
A high court in India has the power to review its own judgments as the Supreme Court does. जब ये पढ़ते होते हैं ना jurisdictions powers of Supreme Court, तो वहां पे एक आती है review jurisdiction. हाई कोर्ट में वो नहीं आती है. मतलब हाई कोर्ट के लिए संविधान में कुछ नहीं लिखा है रिव्यू जुरिस्डिक्शन को लेके. सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में रिव्यू जुरिस्डिक्शन को लेके. हाई कोर्ट के लिए नहीं लिखा है, पर हाई कोर्ट के पास है, हाँ है, पर संविधान में नहीं है. और जो क्वेश्चन बनते होते हैं पॉलिटी के, वो संविधान में जो लिखा है उसके हिसाब से बनते हैं, ना कि इन प्रैक्टिस के हिसाब से. प्रैक्टिस के हिसाब से तो सारी पावर पीएम के पास है, पर संविधान में क्या लिखा है? सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे होता है. तो हम संविधान की बातों को मानते हैं, तो इसलिए उसने गलत किया और पहला सही किया. आंसर इज ए. तो आज के बाद पॉलिटी में चीज समझ लें, जो होता है इन रियलिटी और जो लिखा है संविधान में, यार यूपीएससी स्टेटमेंट सेट करती है वो संविधान के हिसाब से करती है, क्योंकि उसको इस डिबेट में जाना ही नहीं कि कल को अगर कोई डिबेट आती है कि भाई ये कहां लिखा है, तो बोलेंगे संविधान उठाए वहां पे देखें. तो यूपीएससी संविधान के हिसाब से क्वेश्चन करती है ताकि कोई भी डिस्प्यूट और डिबेट ना आए आफ्टर द एग्जाम. तो पॉलिटी में अगर कोई डिबेट आ रही है आपको कि नहीं संविधान में ये लिखा है होता ये है, तो आपको संविधान की भाषा लिखनी है, ना कि जो होता है वो भाषा लिखनी है. क्योंकि संविधान के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ना कि इन जनरल. वो तो हाई कोर्ट ने वो पावर ले ली है इनडायरेक्टली अपने पास, पर हाई कोर्ट हैज अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. आंसर इज नो. पर सुप्रीम कोर्ट हैज. पर हाई कोर्ट्स ने अपने अपने हिसाब से ले ली है अपने पास, पर हम संविधान के हिसाब से लिखेंगे गलत है. अगर इन जनरल देखें प्रैक्टिस के हिसाब से दोनों के पास है, तो आंसर क्या आता? बोथ 1 and 2. तो आई मार्क्ड बोथ एंड 1 and 2. बहुत बच्चों ने यही मार्क किया था उस साल, बोथ 1 and 2, क्योंकि इसके पास भी है पर संविधान में नहीं लिखा है. तो लर्निंग है आपके पास ये पीवाईक्यू को देख के. अब ये लर्निंग पीवाईक्यू से आएगी, वैसे तो आएगी नहीं. तो लर्निंग क्या है? जो संविधान में लिखा है उसके हिसाब से आंसर देखना है, ना कि जो प्रैक्टिस में होता है. इट्स वेरी गुड लर्निंग. इसको नोट भी कर लें. और पॉलिटी में एक दो क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं, पर हमें नहीं करने हैं. हमें लर्निंग यूपीएससी के पीवाईक्यू से देख के उसके आंसर को देख के मिल गई है. फिर जितना मर्जी आप चले जाएं कोर्ट में कि भाई नहीं मेरा आंसर सही है, कुछ नहीं होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89 और 90. 89 और 90. अब 89 देखें. With reference to India, consider the following statements. There's only one citizenship and one domicile. A citizen by birth only can become a head of state. मतलब प्रेसिडेंट. In India, only citizen by birth. भाई जब पढ़ते हैं प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या लिखा होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, चाहे बर्थ से हो चाहे बहु, चाहे बर्थ से होता है, यहां कैसे होता है? एक होता है ना नेचुरलाइजेशन से. तो इंडिया में सिटीजन होना चाहिए बस. यूएसए में ये है कि वो सिटीजन बाय बर्थ होना चाहिए. यही डिफरेंस होता है. तो ये गलत है इंडिया के केस में. अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. आपको एक बार सिटीजनशिप दे दी तो उसके बाद आपसे ली नहीं जा सकती किसी भी सर्कमस्टांसेस में. भाई आप सिटीजन और इंडिया के, आपको दी हमने, और आप बाहर से आए थे, इंडिया में आए, हमने आपको क्या दी? सिटीजनशिप दे दी. आपने कुछ ऐसा काम किया जो इंडिया के हित में नहीं है, तो क्या हम आपको सिटीजन रखेंगे फिर भी? क्यों भाई? तो सिटीजनशिप को किसी ना किसी कंडीशन पे तो हटाया ही जा सकता है. ये कैसे हो सकता है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक बार सिटीजन बन के दोबारा डिप्राइव भी नहीं हो सकते? तो बिल्कुल वाहियात स्टेटमेंट है. 3 भी इनकरेक्ट है, 2 भी इनकरेक्ट है. बचा क्या? 1. तो इंडिया में 1 सिटीजन है. आपको पता है कि हमारे एक ही सिटीजनशिप है, एक ही क्या होता है? डोमिसाइल. यहाँ इंडिया के सिटीजन है, काम खत्म. आप पंजाब के सिटीजन नहीं है. हर डोमिसाइल यहाँ पंजाब के होंगे, यहाँ क्या होंगे? कर्नाटका के. कोई डोमिसाइल मतलब क्या होता है? परमानेंट रेजिडेंस. तो परमानेंट रेजिडेंस तो एक जगह पे होगी, ये तो नहीं परमानेंट आप 2 जगह पे रह रहे हैं, फिर तो अब पता नहीं परमात्मा ही है. तो 1 इज द करेक्ट ए. अगला देखिए 90. पहले भी आ रखा है ये थीम, बार बार रिपीट होती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी. तुम्हारी लिबर्टी को कौन बचाता है? अ कमिटेड जुडिशरी. भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिखो फिर भी माने. कमिटेड मतलब ये वर्ड होता है कि जुडिशरी किसके साथ मिल गई है? एग्जीक्यूटिव के साथ. उसका मिल जाएगी तो आपकी लिबर्टी कहां प्रोटेक्ट होगी? जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अगर पावर सेंट्रलाइज हो गया मतलब क्या बन गई है? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. तो यहां तो लिबर्टी कम ही होती है. हिटलर के टाइम पे लिबर्टी थी या अथॉरिटेरियनिज्म था? अथॉरिटेरियनिज्म. इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्ट होने के बाद जो मर्जी कुछ कर सकती है भाई.
गवर्नमेंट एक बार इलेक्ट होगी उसके बाद पावर का मिसयूज कर सकती है, तो लिबर्टी आपकी हार्म कर सकती है। जनरली जो अथॉरिटेरियन लीडर आते तो इलेक्शन से ही हैं, ये बाद में बनते हैं अथॉरिटेरियन, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट थोड़ी गारंटी थोड़ा ना होती है कि आपकी लिबर्टी हार्म नहीं होगी। सेपरेशन ऑफ पावर, आंसर इज डी, क्योंकि जब आप सेपरेशन ऑफ पावर करते हो मतलब आप कंसंट्रेशन ऑफ पावर से हटते हो, ऑर्गन्स को डिवाइड करते हो ताकि ये तीनों ऑर्गन अपना अपना काम कर सकें। और जब तीनों ऑर्गन अलग अलग होंगे, फिर काम अलग अलग होंगे, तो फिर जो पावर है वो कंसंट्रेट नहीं होगी, फिर पावर का मिसयूज नहीं होगा, फिर आपकी लिबर्टी बच जाएगी। मतलब आपकी जो लिबर्टी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर कम होगी आपकी लिबर्टी बढ़ेगी, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर कम होती है क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है, लिबर्टी बढ़ती है। आंसर इज डी। तो 90 का आंसर क्या है, डी इज द आंसर। ये बड़ा फंडामेंटल पढ़ते हैं। हमारी जो एक्स्ट्रा सीरीज थी जिसमें हमने पॉलिटी कवर किया और ज्योग्राफी कवर हो रही है, इन दैट पॉलिटी सीरीज यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब, सिविल विद आकाश, वहां पे सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। वहां पे पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ लिबर्टी एंड टू प्रिवेंट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। अब देखते हैं 91, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि पॉलिटी के 15 क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बस आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तभी हम एक चीज बोले, जो हम ये दम सीरीज कर रहे हैं ये आपके मार्क्स को प्लस 15-20 कर देगी, बढ़ा देगी। मैं वो गारंटी नहीं होती है ये कि प्लस 25 ले आए, 25-50 ले आए, बड़े लॉजिकल चीज है ये। बस प्लस 15 और 20 है, इसका मतलब सिंपल सा क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें दम सीरीज को, कि जो ये हम बना रहे हैं माइंडसेट, जो आपको बताया ना कि आपके 30 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, वो मैटर करता है। 25 भी हो सकते हैं, उस साल कट ऑफ भी कम जाएगी जब 25 होंगे, जब 30 होंगे तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। अगर मान लो 25 क्वेश्चन आपके क्या हो रहे हैं, नॉलेज के बेस पे हो रहे हैं, तो फिर कट ऑफ जाएगी उस टाइम यही जो हो जाती है 87 जाती है, 85 जाती है, 90 जाती है। जब 30 हो गए तो कट ऑफ 100 के आसपास जाएगी। वो डिपेंड करता है, कुछ भी हो जाएगा आपका। और आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये गेसिंग करनी पड़ेगी माइंडसेट के बेसिस पे। माइंडसेट के बेसिस पे करोगे, जब हम अब कर रहे हैं दम सीरीज के बेसिस पे, तो आपके 35 करेक्ट हो जाएंगे और आपके 25 नेगेटिव हो जाएंगे। अगर आप दम सीरीज नहीं लगाओगे, मतलब ऐसा माइंडसेट डिकोड नहीं करोगे यूपीएससी का, दम सीरीज लगाओ जो आप खुद करो, मतलब माइंडसेट डिकोड नहीं करोगे कहने का मतलब, तो फिर आपके उल्टे हो जाएंगे। यहां पे सही होते हैं 25, यहां पे क्या होते हैं 35। तो 10 क्वेश्चन का पंगा पड़ गया है, और 10 क्वेश्चन मतलब आपके गलत हो गए हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया नंबर 20.66। और वही मैं कह रहा हूं, गोल क्या है 15 से 20, कट ऑफ क्लियर। कट ऑफ ये थोड़ा ना होती है जो पढ़ने वाला बच्चा है जिसने अपना बेसिक क्लियर कर लिया है, लिमिटेड नॉलेज है अच्छे से, उसका कट ऑफ के नंबर 5, 4, 5, 10 यही होते हैं, आगे पीछे कट ऑफ से कम होते हैं। ये थोड़ा ना उसके नंबर 40 कम है, फिर तो आपने तैयारी नहीं की है, तो आपके नंबर वहां घूम रहे होते हैं। मान लो 90 कट ऑफ है, आपके नंबर होंगे 85, 88, 82, 83। वही 15-20 बढ़ा के आपके कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा आ जाएं, 15 नंबर ज्यादा आ जाएं, ये इसका गोल है। और बड़ा ये बड़ा ही पॉसिबल है गोल, और बड़ा ही लॉजिकल ऑल्सो। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि दम सीरीज का गोल क्या है। तो जब गोल क्लियर होगा, फिर जब एप्टीट्यूड अप्लाई करेंगे, माइंडसेट अप्लाई करेंगे, फिर डरेंगे भी नहीं आप कि मेरा गोल सारे क्वेश्चन सही करना है ही नहीं है, बस मेरे 10 क्वेश्चन जो नेगेटिव होते हैं उनको पॉजिटिव करना है, 15 गलत होते रहे, 15 पॉजिटिव करना है। वो जितना माइंडसेट डिकोड करते रहेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी, उतने आपके क्वेश्चंस नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ शिफ्ट होते रहेंगे। अभी आपके 5 हुए होंगे, धीरे धीरे 10 हो जाएंगे, फिर 15 हो जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा कर लिया तो 20 हो जाएंगे। वो आपकी क्रिएटिविटी पे है। हाँ, 10-15 आप आराम से कर सकते हो अगर आपने बेसिक फंडामेंटल्स माइंडसेट भी आपने क्या कर लिए, डिकोड कर लिए। आई होप दिस थिंग इज वेरी हेल्पफुल आपको। देखें 91 में कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कौन से प्रिंसिपल्स वायलेट करते हैं। भाई आपको पता है ना कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कौन से में लिखा होगा, ये बातें लिखी होंगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और डीपीएसपी में लिखा है। राइट टू इक्वालिटी को थोड़ा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट करता है। राइट टू इक्वालिटी क्या है, फंडामेंटल राइट। वो तो बोलता है कि लॉ के सामने तुम इक्वल हो। कौन सी इक्वालिटी की बात करता है वो, ज्यूरिडिक इक्वालिटी की। डीपीएसपी में लिखा हुआ है आर्टिकल 39 बी और सी पढ़ेंगे, वहां पे कहानी लिखी है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए और पब्लिक रिसोर्सेज को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करना है। तो डीपीएसपी में लिखा हुआ है कहानी। मतलब ये कौन सी चीज बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं बोल रहा, तो किसकी बात बोल रहा है, ये सोशलिज्म की बात बोल रहा है। और सोशलिज्म की बात कहां पे आती है, डीपीएसपी में। राइट टू फ्रीडम तो फंडामेंटल राइट है। कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर क्या है, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर तो ब्रॉड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये एग्जैक्ट कहां लिखा है प्रिंसिपल, डीपीएसपी में। अगर बी और डी में लिखें तो वर्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, तो वो कहां पे लिखा है, डीपीएसपी में।
कंसेप्ट ऑफ वेल्थ तो वेलफेयर तो ब्रॉड है, पर बेटर वर्ड क्या है, स्टेटमेंट क्या है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में डीपीएसपी में लिखा है, तो बेटर ऑप्शन इज बी रेदर देन डी। डी तो एक आइडिया है, संविधान में थोड़ा लिखा हुआ आइडिया कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर का। डीपीएसपी में एग्जैक्ट लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, तभी कहते हैं डीपीएसपी को पढ़ के जाना चाहिए। अगला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी। आपको पता लग गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनीमोर, ये आपको पता है। एंड राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑफ कोर्स अ लीगल राइट, ये आपको पता है। तो ये भी गलत हो गया कि ना वो फंडामेंटल राइट है ना वो लीगल राइट है, ये गलत है। हाँ लीगल राइट है, ये पता लग गया आपको। अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, अवेलेबल टू एनी पर्सन, इन दोनों में डाउट था आपको। पर आप ये थोड़ा रैंडम मार के आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज बाहर से आती हैं, उनके पास प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, उसका राइट तो होना चाहिए, फंडामेंटल राइट नहीं तो लीगल राइट तो होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी इंडियंस की भी होती है, सिटीजन की, और बाहर वालों की भी होती है, और प्रॉपर्टी पे राइट तो होना ही चाहिए, तभी वो आके काम करेंगी। वो उन्होंने आगे कंपनी स्टार्ट की, उनका प्रॉपर्टी पे राइट ही नहीं है, उनको आपने उठा दिया अपनी जगह से। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो लीगल राइट तो सिटीजन को भी मिलना चाहिए और लोगों को भी मिलना चाहिए जो नॉन सिटीजन है, मतलब टू एनी पर्सन जो इज लिविंग इन इंडिया एज पर द इकोनॉमिक मॉडल दैट वी परस्यू। लीगल राइट टू एनी पर्सन, ना कि सिर्फ सिटीजन्स, क्योंकि प्रॉपर्टी सिटीजन्स की भी होती है और नॉन सिटीजन्स की भी होती है। तो हमें आंसर का बी मार्क करके आना था। अगर ए मार्क करके आ रहे हैं मतलब आप लॉजिक नहीं पहुंच रहे हैं, लॉजिक से पहुंचेंगे तो बी पे पहुंचते, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से आप कहां पहुंचेंगे, बी ऑप्शन पे। नेक्स्ट इज 93। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब क्या लिखा हुआ था हमारे प्रियम्बल में। ऑफ कोर्स दो वर्ड ऐड किए थे हमने बाद में, सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी, पर ये तो नहीं थे वर्ड। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, हाँ। सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, हाँ, तो ये तो बेटर वर्ड है। सॉवरन सेकुलर नहीं, सॉवरन सोशलिस्ट नहीं, तो बेटर वर्ड क्या है, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया इज द सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर, ये दोनों वर्ड तो बाद में ऐड किए हैं अमेंडमेंट से, तो आंसर क्या है बी। तो सॉवरन भी थे, डेमोक्रेटिक भी थे और पब्लिक भी थे। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी हमने बाद में ऐड किए। अब देखें 94, फिर दोबारा आ गया। ये देखें फ्री के 4 नंबर हैं, 5 बार पूछ लिया क्वेश्चन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। भाई कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, और जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को लिमिट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट क्या होगी, लिमिटेड होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल लिखा है, कई संविधान, कई बहुत सारे संविधान है जहां पे यूनिटरी लिखा होगा, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। और गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, डिपेंड करता है। गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, ये भी डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम, पर हाँ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज लॉजिकल, दैट इज डी। तो अब देखेंगे यूपीएससी के पास स्टेटमेंट बनाई इतनी वाहियात यहाँ पे कि अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट जिसका हेड बाई डिपेंड करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसका जो हेड ऑफ स्टेट है उसकी नॉमिनल पावर्स होंगी, अगर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो उसकी क्या रियल पावर्स होंगी। डिपेंड करता है कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में दोनों प्रिंसिपल्स पॉसिबल हैं, पार्लियामेंट भी और प्रेसिडेंशियल भी, और फेडरल भी पॉसिबल है, यूनिटरी भी। तो तुम कैसे स्पेसिफाई कर पाओगे, इसलिए अपने आप आंसर क्या है डी। ये तो वैसे ही गलत है, तो आंसर अपने आप क्या जाता है डी। तो इतना स्टेटमेंट्स बनाना बड़ा मुश्किल काम है यूपीएससी के लिए। कैसे बनाए, वो बन ही नहीं पाती हैं गलत स्टेटमेंट, गलत इतनी गलत बनती हैं कि वो अपने आप गलत दिखती हैं। तो कई बार स्टेटमेंट्स गलत बनती हैं पर वो गलत दिख भी जाती हैं, डिटेक्ट करनी बड़ी आसान होती है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू दीज कम्युनिटीज, दैट इज द टर्म्स हल्बी, हो एंड कुई। क्या है ये, आपने ये सुना हो, अगर आपने सुना होता हो, ये आपको पता है कि ट्राइबल है। हल्बी, हो और कुई, हो ये ट्राइबल से एसोसिएटेड वर्ड है, ट्राइबल लैंग्वेजेस, ना तो पेंटिंग्स, ना इंस्ट्रूमेंट्स, ना डांस फॉर्म्स। बस ये पता होता हल्बी हो, अगर आपने हो भी सुना होता, हो इज अ ट्राइबल कम्युनिटी, काम हो गया था। हल्बी, हो और कुई। और आपको पता है नाम नॉर्थ वेस्ट के नहीं होंगे, किसके होंगे, नॉर्थ ईस्ट के हैं नाम। हल्बी, हो और कुई, नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट है हमारा। कहां सुनते हैं आप ये नाम,
ये नॉर्थ ईस्टर्न के नाम है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न को नॉर्थ वेस्ट लिख दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता। हल्बी हो और कोई, ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं तो उनकी लैंग्वेज भी उनके नाम पे है। हल्बी हो और कोई पे डुएबल था, बहुत डुएबल। आपने वर्ड एसोसिएशन की, यहाँ पे एटिमोलॉजी लगाई। वर्ड एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये पढ़ते हैं ना आर्टिकल 18, तो बोलते होते हैं दीज आर नॉट टाइटल्स, क्योंकि टाइटल्स तो बैन किए हैं हमने उसके अंदर, ये टाइटल नहीं है, ये टाइटल्स नहीं है। वहां लिखा है, हम सब मतलब लिखा मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, पर वहां लिखा है टाइटल्स बैन है। पर ये आप इतना ही सोच लो, टाइटल्स आर बैंड अंडर आर्टिकल 18। पर भारत रत्न और पद्म अवार्ड आप देते हो, इसका मतलब क्या, वो टाइटल्स नहीं होंगे। अगर वो टाइटल्स होते तो वो बैन होते, आप दे ही ना पाते। इतना ही सोच लेते भाई। आर्टिकल 18 में इतना पता है टाइटल्स बैन है। अगर ये चीजें मिलती हैं, रियल लाइफ में सुनी होंगी, भारत रत्न मिलता है, तो अगर टाइटल्स होते तो बैन होते, तो क्यों मिलते, मिलते हैं तो टाइटल्स नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो गया है। आंसर क्या है? ओके, ये भी बड़ा पंगा है। ये सर्कल कर लिया, कहीं पूछा है नॉट करेक्ट, ये नहीं है, अगला देखना पड़ेगा। अब हमने सोचा करेक्ट पूछा है तो हमने आंसर निकाल दिया था। तो ये बहुत गलतियां होती हैं पेपर में। 2 3 4 क्वेश्चन में ऐसा आता है नॉट करेक्ट, पूरा पेपर में करेक्ट पूछ रहे होते हैं, जान के कुछ ही क्वेश्चन पूछते हैं नॉट करेक्ट। और बंदा ना आदत पड़ जाती है पूरे 100 क्वेश्चन करते करते करेक्ट ही पूछते हैं, करेक्ट ही पूछते हैं, फिर नॉन करेक्ट दिखते नहीं है। पर आपको हर क्वेश्चन में देखना है, क्योंकि भाई अगर क्वेश्चन आता है और इसके बेसिस पे गलत हो गया, फिर तो प्रॉब्लम है। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। Padma Awards which were instituted in the year 1954 were suspended only once. Fact है। The number of Bharat Ratna Awards is restricted to maximum 5 in a particular year. नंबर है। अब ये तो पता लग गया आपको कि नॉट करेक्ट में ये पहला इनकरेक्ट है, दोनों में से एक तो पक्का इनकरेक्ट है, एक तो पक्का इनकरेक्ट है। तो आंसर वो दिख भी रहा है यहां पे, या 2 इनकरेक्ट है या 3 इनकरेक्ट है। 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट या 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। और इन दोनों में से एक तो पक्का इनकरेक्ट है, या ओनली 1 लिखा है या ओनली 5 लिखा है। अब कौन सा इनकरेक्ट करें भगवान जाने। पर आप अगर ये देखते, दुनिया हमारे टाइम पे 1954 में आए थे ये, और हर साल मिलते हैं। ये 1954 में आए और हर साल मिलते हैं 2021 तक, एक बार ही सस्पेंड हुए हैं। भाई कितनी बार ऐसी कंडीशंस आई हैं इंडिया में जब सिचुएशन खराब थी, नेशनल इमरजेंसी लगी थी, वॉर हुए थे, तो क्या एक बार ही सस्पेंड किया होगा? जब वॉर चल रहा था क्या हम पद्म अवार्ड दे रहे होंगे? जब इमरजेंसी लगी थी क्या हम पद्म अवार्ड दे रहे होंगे? ये तो पक्का ही गलत है। 1 and 2 आर इनकरेक्ट। क्या बचता है? 1 2 3 and 1 2। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। ये भी फैक्ट है। अब ये नंबर है, 5 ही है, नंबर क्या हो, 4 हो, 10 हो, इसको चेंज करना बड़ा इजी है, फैक्ट ही। तो हमने पेपर में इसको भी गलत माना था, आंसर इज डी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि नंबर वाले फैक्ट्स गलत होते हैं, ओनली 1 5। आप ए और डी में से मार के आते, एटलीस्ट मैं डी मार के आया था, आपको अपनी कन्विक्शन के बेसिस पे बोलना था, क्या पता दोनों में से एक फैक्ट गलत है, दोनों गलत हैं। पर आपको देखा नंबर बड़ा स्पेसिफिक है, तो मैंने दोनों गलत की। तो हमने पैटर्न बनाया था, अगर कोई फैक्ट है बड़ा ही स्पेसिफिक है, तो वो तो क्या होते हैं, गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आप दोनों में को क्या करोगे, गलत करोगे, ये भी गलत करोगे और ये भी, ये तो गलत है ही है लॉजिक के बेसिस पे। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज 97। 4 क्वेश्चन रह गए हैं। तो हमें पैटर्न से नहीं हिलना है। फैक्ट गलत है अगर बड़ा ही स्पेसिफिक है तो उससे नहीं डरना है हमें। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड अबोर डे फाउंडेशन, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो पक्का गलत करूंगा, हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज हैदराबाद एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 2020 में उनको हैदराबाद को ट्री सिटी बनाया था, पहला गलत है। हैदराबाद वॉज सिलेक्टेड फॉर दिस रिकॉग्निशन फॉर अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। अगर ये चीज़ सही है
तो इसको ऐसे सेलेक्ट किया है, ये सही होनी चाहिए क्योंकि ये गलत है और ये सही है। आंसर तो वैसे यहीं से आ गया था, पर हाँ अगर हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया है तो इसीलिए किया होगा, पर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या गलत है। तो आंसर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आंसर इज डी। 2 ऑर्गेनाइजेशन लिखी हैं तो वो गलत ही होंगी। और आपको समझ में भी आ गया, दोनों स्टेटमेंट हैं ये बड़ी लॉजिकल है। हैदराबाद थी, हैदराबाद का लॉजिक दे दिया है। अगर हैदराबाद ना होती, ये गलत है तो ये भी गलत हो जाती, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो सही है। क्योंकि अगर ये गलत हो गई तो ये भी गलत होगी, दोनों स्टेटमेंट गलत, ऑप्शन नहीं है नीचे, तो ये तो पक्का सही होगी। ये वाला पार्ट भी सही है, पक्का यहीं पे खेलना है, कहाँ पे, दोनों ऑर्गेनाइजेशन पे। बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, पैटर्न बड़ा काम करता है, आपने बहुत बार देख लिया है। नेक्स्ट इज 98। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्पोर्ट्स वाले 3 क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिए हुए हैं, स्पोर्ट्स वाले 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। अब देखें इसको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2000। एक अवार्ड है जो 2000 में आया था, उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये अवार्ड हमें कहां से पता होगा भाई, हमें अपने इंडिया वाले अवार्ड नहीं पता है। तो छोड़ने से पहले एक बार देख लेते हैं। अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड। द अवार्ड वॉज रिसीव्ड मोस्टली बाय फॉर्मूला 1 प्लेयर्स। रोजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। भाई 2000 में अवार्ड आया है, पेपर में क्वेश्चन कब आया था, 2021 में, मतलब 20 सालों से अवार्ड आ रहा है। और कह रहे हैं रोजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स, मतलब इसको सबसे ज्यादा बार मिला है। 3 बार मिला हो सकता है, 4 बार, 2 बार, जितनी मर्जी बार मिला होगा, बाकियों से ज्यादा मिला है। द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फॉर्मूला 1 प्लेयर्स सो फॉर, मोस्टली बाय फॉर्मूला 1 प्लेयर्स, मतलब 20 बार में से 11 बार इनको ही मिला है। अब कौन सा फैक्ट गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं कि रोजर फेडरर को ज्यादा बार मिला है, और रोजर फेडरर वैसे ही एक अच्छे प्लेयर हैं, और रोजर फेडरर की स्पोर्ट्स भी क्या है, अलग है। अगर रोजर फेडरर को सबसे ज्यादा बार मिला है, मतलब को ज्यादा बार मिला है एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, इसकी स्पोर्ट्स अलग है, फॉर्मूला 1 स्पोर्ट अलग है। तो मतलब अगर इसको ज्यादा बार मिला है और वो कह रहे हैं उसको ज्यादा बार मिला है फॉर्मूला 1 वालों को, तो ये थोड़ा वो नहीं लग रहा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। और आपको पता लग गया कि फॉर्मूला 1 मतलब 11 बार कह रहे हैं वो, तो ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल है। हाँ ये ठीक है, रोजर फेडरर को ज्यादा बार मिला हो, तो आपको जब ये दोनों पढ़ी तो आपको लगा भाई दोनों में से एक ही सही है। और कौन सी ज्यादा सही लग रही है, ये वाली, ये क्या लग रही है ज्यादा गलत। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, एक कम है, ये ज्यादा है, और प्लेयर ही वैसे अच्छे हैं, और दोनों के स्पोर्ट्स भी क्या है, अलग अलग है। तो आंसर सेकंड गलत हो गया। तो आंसर वैसे ही क्या आएगा आपका 1 एंड 3। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे ही करेक्ट थी, कौन सी, गोल्फर। आपको समझ में आया, अगर गोल्फर को मिला है पहली बार, ये अलग गेम है, वो अलग गेम है, लिख कह रहे हैं बीच में फॉर्मूला 1, तीनों अलग अलग स्पोर्ट्स लिख रहे हैं। पहली बार उसको मिला, इसको सबसे ज्यादा बार मिला एज कंपेयर टू अदर्स, और सबसे ज्यादा बार इनको मिला, तो झूठ तो इसी में लग रहा है, किसी में सेकंड वाले में। तो आंसर इज सी, और है भी इसका सी था। तो ऐसे भी किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं था अगर लॉजिक के बेसिस पे करें तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 32nd समर ओलंपिक्स हुई थी इंडिया में। द ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक्स इज अ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 32nd समर ओलंपिक्स, नॉट इन इंडिया। द ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक इज अ न्यू वर्ड। हमें तो मोटो कोई गेम खेली होगी, तो मोटो क्या होते हैं जनरली, जैसे मिनिस्ट्री गलत होती है ना, वैसे मोटो गलत होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन गलत होती है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स। अब भाई पहला गलत है, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, पहला फैक्ट गलत है। हम सोचेंगे दूसरा जो फैक्ट है ये स्पेसिफिक फैक्ट नहीं है, गेम्स पूछ रहे हैं क्या, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, कराटे, बेसबॉल, कराटे, ये जो भी है ये इंक्लूड किए हैं। इन दोनों में से कौन सी ज्यादा गलत है, स्पेसिफिक कौन सी है, ये। एग्जामिनर बैठ के सारी स्पोर्ट्स लिखेगा, देखेगा जो भी है इसमें इंक्लूड है, वो उसमें से छांटेगा। वो आसान काम है या मोटो चेंज करना आसान काम है, मोटो चेंज करना। और जब जब कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आती है ना कि दीज आई हैव बीन इंक्लूडेड, तो यूपीएससी कभी ऐसे नहीं करता है कि कराटे नहीं था कराटे ऐड कर दिया, बेसबॉल नहीं था बेसबॉल ऐड कर दिया। ये जो ऐसी स्टेटमेंट बनती है ना, ये कभी गलत नहीं होती है। इसमें यूपीएससी ने कभी नहीं खेला है। मोटो पे खेल सकता है, मिनिस्ट्री पे खेल सकता है, स्पेसिफिक नंबर पे खेल सकता है। जो स्पोर्ट्स के मैंने ये नहीं चाहता वो कि इसको 4 पता हूं मैं जान के गलत लिख दूं, ये यूपीएससी काम नहीं करता है। आप मानोगे, बस आपको अगर ये पता है कि न्यू स्पोर्ट्स ऐड की गई हैं इसमें,
तो अगर ये भी पता होता आपको तो भी काम हो जाता। और दूसरा, न्यू स्पोर्ट्स ऐड की गई होंगी तभी लिखी होंगी, तो स्पोर्ट्स गलत तो नहीं लिखी जाती। इस पे नहीं कभी खेलता है वो। मतलब इसका आइडिया क्या चेक करना चाह रहा है कि कुछ नई स्पोर्ट्स ऐड की हैं कि नहीं की हैं। अगर आपको ये पता था तो ये स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक वो गलत नहीं करता है। तो आंसर इसका बी है, अगर आपको ये पता न्यू स्पोर्ट्स ऐड की गई हैं और न्यू स्पोर्ट्स ऐड की गई होंगी तभी पूछा होगा, अदरवाइज पूछने का फायदा ही नहीं था। तो हम उस लॉजिक से यहां पहुंचे और ये वाले लॉजिक से कि स्पोर्ट्स कभी वो गलत नहीं देता है, मतलब ऐसे नहीं गलत करेगा वो आइडिया पे खेलता है कि बच्चे को ये पता है कि नहीं कि न्यू स्पोर्ट्स ऐड की गई है। और न्यू स्पोर्ट्स ऐड की है हमें पता है क्योंकि ये ऐड की है तभी वो पूछ रहा है, नहीं तो पूछने का मतलब ही नहीं है, तो कोई और फैक्ट बना लेता स्पोर्ट्स को लेके। तो हमें पता लग गया जब वो आइडिया चेक कर रहा है तो उसके आइडिया के नीचे वाली डिटेलिटी चेक नहीं करता है वो। जैसे एक्ट देखे उसका ईयर गलत नहीं करता है, वैसे ही आइडिया पता होना चाहिए, आइडिया के बेसिस पे खेलता है वो ऐसे स्टेटमेंट्स में। तो आंसर इज बी ओनली, पहला है उस पे खेल सकता है वो। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in respect of the ICC World Test Championship. The finalists were decided by the number of matches they won. New Zealand was ranked ahead of England because it won more number of matches than England. पढ़ें इसको दोबारा एक बार स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट कह रही है the idea that कि the finalists were decided by the number of matches they won, और लिखा है क्योंकि न्यूजीलैंड was ranked ahead because it won more number of matches। और आपको पता होगा ना भाई, इतना अगर आप दिमाग लगाएंगे, जो टेस्ट मैच होते हैं टेस्ट चैंपियनशिप में मैचेस पे नहीं होता है, वो होता है जो आपने उस मैच में परफॉर्म किया उसके जो नंबर्स होते हैं उसके बेसिस पे होता है। तो टेस्ट मैच हो रहा है तो ये नहीं है कौन मैच जीता, उसके स्कोर्स आते हैं ना, आपने कभी देखा हो कि इस टीम का इतना स्कोर है, वो ये लिखते इतने मैचेस जीते, बोलते हैं इतना, इसका क्या है नंबर है, स्कोर है, और वो स्कोर के बेसिस पे होता है। मतलब स्कोर है तो मतलब मैच पे मैटर नहीं करता है, स्कोर पे मैटर करता है, कितने विकेट से जीते हो, कितने रन से जीते हो, उसके बेसिस पे बनाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर पहला गलत है तो न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड से मैचेस के बेसिस पे जीता होता तो फिर पूछते ही क्यों। तो अगर उसने पहला स्टेटमेंट गलत बनाया है तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अगर मैचेस के बेस पे जीते हैं तो फिर पूछने का फायदा ही क्या है, क्योंकि वो जीते होंगे स्कोर के बेसिस पे। कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैचेस में, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से मैचेस के हिसाब से नहीं जीता है, चाहे वो कम जीता होगा मैच पर स्कोर ज्यादा था तभी ये स्टेटमेंट बनाया होगा। अगर ये ज्यादा मैच जीता होता फिर तो एक स्टेटमेंट बनाते ही क्यों, और ये आपको पता है कि मैचेस में नहीं होता है, तो आंसर क्या है इसका डी। तो आपको ये पता लगा मैचेस नहीं होते हैं, क्या होते हैं स्कोर होते हैं टीम्स के, और स्कोर्स होते हैं। अगर ये हुआ होता कि मैचेस से जीता है फिर पूछने का फायदा ही क्या, जब ये इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर ये लिखा है। तो आपको समझ में आया कि कोई यूनिक चीज हुई होगी तभी बनाया होगा कि मैचेस कम जीते होंगे पर स्कोर ज्यादा था, मतलब उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, तभी ये स्टेटमेंट बनाया होगा। ये एग्जामिनर के माइंड में था। अगर मैचेस के बेस पे जीता था फिर कोई यूनिक चीज छोड़ना है, फिर तो काम ही खत्म। मैचेस ज्यादा जीता स्कोर भी ज्यादा ही होंगे, काम खत्म। कुछ उल्टा दिखाने के लिए स्टेटमेंट बनाया है कि देखो मैचेस कम जीते पर स्कोर ज्यादा था। स्कोर इन द सेंस जो बनाते हैं वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे। आंसर इज डी, इसका आंसर क्या है डी। अब ये हो गया हमारा 2021 का पेपर। अब हम करेंगे स्टार्ट विद 2020 का पेपर। बट वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम ये सीरीज कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी